All right, guys, in today's class, we are going to solve October-November 2023 paper 4024 CIE. So 4024 is a code for the maths paper. We are going to solve paper 2 here. 4024 paper 2 variant 2, October-November 2023. The time for this paper is 2 hours 30 minutes. Total marks for this paper is 100 marks. You may use calculator for this paper. बट मेक श्योर कि आपकी वर्किंग प्रॉपरली हर जगह मौजूद हो, सारी वर्किंग आप शो करवाएं. स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, in part A it says Idris repairs computer. This is how we calculate the charges for a repair. So for the first hour he charged for $56. रिपेयरिंग के चार्जेस जो हैं $56 हैं फर्स्ट आवर्स में. देन $12.25 हर 15 मिनट के उसके बाद ही चार्जिंग $12.25. यानी फर्स्ट आवर के बाद हर 15 मिनट जितना भी उसका टाइम रिपेयरिंग में यूज हो रहा है उसके $12.25 चार्ज कर रहा है. अब देखो, वर्क आउट द अमाउंट ऑफ थ्री चार्जेस फॉर अ रिपेयर दैट टेक्स हिम 2 आवर्स. अब 2 आवर्स को लगे रिपेयरिंग के लिए, तो कितने उसके चार्जेस कितने बने? तो देखो 2 आवर्स में फर्स्ट आवर के, तो बेटा अगर हम फर्स्ट आवर की बात करें तो ही वाज चार्ज $56. फिर नेक्स्ट 1 आवर को बेटा हम लोग ने 15 मिनट्स 15 मिनट्स 15 मिनट्स और 15 मिनट्स में डिवाइड कर दिया. 4 टाइम्स 15 मिनट्स होंगे ना. तो हर 15 मिनट्स पर आफ्टर 1 आवर ही इज चार्जिंग $12.25 $12.25 $12.25 $12.25. So we are going to add these values to get the total charges. So देखो 56 plus 12.25 is 4 times. So it is going to be $105. We are going to write $105 in our answer. In part 2 it says Idris charges $166.25 for another repair. एक दूसरे रिपेयर के लिए पूरे चार्जेस बता दिए, $166.25 लगे. He start works on the repair at 2:30 PM. Final time he completes the repair. कह रहे कितने टाइम बाद उसने रिपेयरिंग कंप्लीट कर ली थी. तो ऑब्वियसली हमारे जो चार्जेस हैं वो हमारे टाइम से रिलेट हुए हुए हैं. तो अगर चार्जेस टाइम से रिलेट हुए हुए हैं तो देखो 166.25 में से इसकी अगर मैं डिवीजन करूं तो फर्स्ट आवर, जो फर्स्ट आवर है उसके तो $56 से चार्ज करे होंगे. यानी इस 166.25 में से हम लोग $56 माइनस कर रहे हैं. 166.25 माइनस $56. तो बाकी आवर्स के लिए बेटा व्हाट इज लेफ्ट ओवर? $110.25. यानी फर्स्ट आवर में, फर्स्ट आवर के लिए उसने $56 चार्ज करें और बाकी जो पैसे बच गए 166 माइनस 2.25 में से $56 माइनस कर दो, बच गए 102.25. तो 110.25 ये बाकी रिमेनिंग आवर्स के चार्जेस हैं, रिमेनिंग टाइम के चार्जेस हैं. अब देखो रिमेनिंग टाइम जो है ना वो हम 15 मिनट्स के हिसाब से देखेंगे, क्योंकि हर 15 मिनट्स में $12.25 चार्ज हो रहा है. तो हम लोग क्या करेंगे, बाकी को टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम 110.25 को 12.25 से डिवाइड करा देंगे. तो इससे 9 आंसर आ रहा है. ये 9 आवर्स नहीं है, ये 9 आवर्स नहीं है. बेसिकली ये 9 टाइम्स 15 मिनट्स हैं. तो 15 into 9 is going to be 135 मिनट्स. यानी यहां जो रिमेनिंग टाइम है मैं इसको अपडेट कर देता हूं. रिमेनिंग टाइम कितना हो गया? 135 मिनट्स. $135 का हो या 2 आवर्स 15 मिनट्स का हो, बात एक ही है. तो टोटल टाइम बेटा हमें रिपेयरिंग में कितना लगा? 1 आवर
फर्स्ट आवर के $56 और बेटा ये 135 मिनट्स के $110.25। तो टोटल टाइम कितना लगा? 1 आवर प्लस 2 आवर्स 3 आवर्स 15 मिनट्स। टोटल टाइम रिपेयरिंग में बेटा 3 आवर्स 15 मिनट्स लगा। 3 आवर्स 15 मिनट्स लगा। तो 2:30 में अगर उसने काम स्टार्ट करा है तो 2:30 में 3 आवर्स ऐड करें, 3:30, 4:30, 5:30 और 5:30 में 15 मिनट्स ऐड करें तो बेटा ये जगह 5:45 PM। ये आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। इस टाइम तक उसने सारा काम रिपेयरिंग का कंप्लीट कर लिया होगा। ओके, इन पार्ट बी इट सेज Idris invests $6,200 in account paying compound interest at a rate of 1.7 per year. Calculate the total amount of interest earned at the end of 4 years. देखो बेटा, इड्रीस का कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PA, which is the final amount, is equals to principal amount into 1 plus R upon 100 की पावर N. A is the final amount. इस फाइनल अमाउंट में बेटा हमारे पास इंटरेस्ट अमाउंट और प्रिंसिपल अमाउंट दोनों ऐड होता है, दोनों शामिल हो जाता है। खैर अभी हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले से हमें फाइनल अमाउंट आएगी। सो वी आर गोइंग टू राइट प्रिंसिपल अमाउंट 6200, 1 plus R 1.7 upon 100 की पावर N. N means 4, R means 1.7. We are going to use the calculator. 6200 multiply by 1 plus 1.7 divided by 100 whole bracket power 4. You'll get 6632.47 डॉलर्स फाइनल अमाउंट। ये आपके पास फाइनल अमाउंट निकल कर आ गई। बट उसने क्या पूछी हुई? अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पूछा हुआ है। तो बेटा इस फाइनल अमाउंट में से ये इंटरेस्ट अमाउंट, देखो आपके पास फाइनल अमाउंट में क्या क्या चीज शामिल होती है? इंटरेस्ट अमाउंट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट। तो अगर आपको इंटरेस्ट अमाउंट निकालनी है तो फाइनल अमाउंट में से प्रिंसिपल अमाउंट माइनस कर दें, आपके पास इंटरेस्ट अमाउंट आ जाएगी। तो फाइनल अमाउंट इज 6632.47 और इसमें से प्रिंसिपल अमाउंट माइनस कर दें तो इंटरेस्ट अमाउंट आ जाएगी। $432.47। आप टू सेम फिगर्स में लिखेंगे। यहां पर भी ना ये आंसर जो आ रहा था ये 473 आ रहा था, तो मैं यहां पर राउंड ऑफ करके ये 473 आ गया, ये भी 473 आ गया। तो देखो मैं यहां पर राउंड ऑफ करूंगा 2 डेसिमल प्लेस पर, क्योंकि डॉलर्स की अमाउंट है, 2 डेसिमल प्लेस में राउंड ऑफ की जाती है। तो इसमें सेंट शामिल होता है, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस में सेंट शामिल होता है। तो माय फाइनल आंसर गोइंग टू बी $432.47। यानी इंटरेस्ट की अमाउंट $432.47 है। दिस इज द फाइनल अमाउंट आफ्टर 4 years। इसमें से बेटा इन्वेस्टेड अमाउंट माइनस कर देंगे, प्रिंसिपल अमाउंट माइनस कर देंगे, तो इंटरेस्ट अमाउंट आ जाएगी, दैट इज $432.473। नाउ पार्ट सी। पार्ट सी में बेटा they are saying the exchange rate between dollars and euros is $1 is equal to 0.85 euros. So there is an exchange rate between dollars and euros here. Idris buys some equipment from a website that charges in euros. The equipment costs 760 euros. Idris must pay 2.5% tax on this cost. Work out the amount Idris pays for the equipment including tax. Give your answer in dollars. अब देखो इदरीस ने वेबसाइट से कुछ चीजें बाय करी, कुछ इक्विपमेंट्स बाय करे, दैट इज $760 उसको कॉस्ट करी। उसके बाद वो कह रहा है उसको 2.5% टैक्स भी देना पड़ेगा, मतलब जो आपने खरीदा है उसको 2.5% टैक्स देना पड़ेगा। तो 2.5 टैक्स करने के बाद क्या वैल्यू बनी? तो देखो 760 यूरोस इज द 100% अमाउंट और 2.5 टैक्स पे कर दिया तो 102.5% अमाउंट आप पे करेंगे। अब आप 2.5% टैक्स में ऐड कर लें तो अब आपकी अमाउंट 102.5 हो जाएगी। ये अमाउंट कितनी है? आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, 760 मल्टीप्लाई बाय 102.5 डिवाइड बाय 100, द वैल्यू ऑफ एक्स आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज $779।
सॉरी यूरोस, नॉट डॉलर्स, यूरोस। तो ये जो परसेंटेज इंक्रीज के केस था हमारे पास, क्या आपने 100% अमाउंट थी, उसमें 2.5% टैक्स लगा, अब आपने 102.5% अमाउंट पे करनी है, और वो कितनी है, $779। कह रहे इसको डॉलर्स, यूरोस, ये 779 यूरोस है, कह रहे इसको डॉलर्स में बताएं कितना होगा। तो देखो बेटा, आपके पास डॉलर और यूरो में रेट क्या है, $1 इज 0.84 यूरोस, और 779 यूरोस में कितने डॉलर्स हैं, वी डोंट नो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, 779 मल्टीप्लाई बाय 1, एक्स मल्टीप्लाई बाय 0.84, फिर 0.84 आगे डिवाइड हो जाएगा, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स ओवर हियर इज $927.38, $80 था, तो मैंने राउंड ऑफ करके इसको लिख दिया 927.38 इज गोइंग टू बी योर अमाउंट इन डॉलर्स जो उसने इक्विपमेंट के लिए पे करें। यूरोस में 779 पे करा है उसने आफ्टर टैक्स, और डॉलर में उसने $927.38 पे करा है आफ्टर टैक्स। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, 2 पार्ट ए। फाइंड द साइज ऑफ वन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर 15 साइडेड पॉलीगॉन। रेगुलर 15 साइडेड पॉलीगॉन है, इंटीरियर एंगल निकाल के देना है, एक इंटीरियर एंगल, भाई सारे इंटीरियर एंगल सेम ही होंगे। तो देखो आपके पास ईच इंटीरियर एंगल फॉर्मूला इज n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय n। तो n की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ साइड्स, n मींस नंबर ऑफ साइड्स इज 15 हियर, डिवाइड बाय 15, so I'm going to write 15 minus 2, 13 into 180 divided by 15, 156, each interior angle is 156 डिग्री, ये हमने निकाल के यहां पर दे दिया। ठीक है, मूविंग ऑन टू पार्ट 2। द डायग्राम शोज अ पार्ट ऑफ द रेगुलर 15 साइडेड पॉलीगॉन। अगेन ये 15 साइडेड पॉलीगॉन है, अभी आपने देखा रेगुलर 15 साइडेड पॉलीगॉन का, अभी आपने इंटीरियर एंगल निकाला भी है, यानी आपने जो एंगल निकाला है ना अभी यहां पर, वो आपने ये एंगल निकाला है, ये 156 है, दिस होल एंगल इज 156, ये पूरा एंगल 156 है, हर वर्टेक्स पे जो एंगल बन रहा है वो 156 बन रहा है, हर वर्टेक्स से एंगल 156 है। नाउ दे आर आस्किंग यू कि ये एक्स मालूम करके दिखा दें। एक्स सिर्फ ये आप देख लो, ये लाइन है, इसके नीचे से ये एक्स एंगल बन रहा है इस लाइन तक। देखो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपके पास ऑलरेडी एक नॉलेज है, वो नॉलेज क्या है कि ये एंगल 156 है, मैं इसका यूज करूंगा पहले। और बेटा ये जो लाइन उन्होंने बनाई है ना, इसकी वजह से एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, दिस वन मेक्स एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्यों आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन है, ये दोनों साइड्स बराबर होंगी, these two sides are going to be equal। तो बेटा अगर ये इक्वल हैं तो बेटा इंटीरियर एंगल ये वाला और इंटीरियर एंगल ये वाला, ये दोनों बराबर होंगे। लेट्स से ये y है, तो आप मुझे बताओ ये वाला y वाला एंगल किस तरह निकालेंगे। सर सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, 156 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 180 माइनस 156 इज 24, y प्लस y इज 2y, y की वैल्यू 12 आ गई। अब देखो यहां पर y की वैल्यू 12 है, आई एम रिप्लेसिंग दिस y with 12। नाउ सिंस वी नो कि ये पूरा एंगल हमारे पास 156 है, अभी हमने बात करी थी, ये पूरा एंगल 156 है, तो बेटा 156 में से 12 माइनस कर दो, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। इस पूरे 156 में से ये 12 माइनस कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। तो x वैल्यू देखो मैं यहां पर वर्किंग शो कर रहा हूं, x इज इक्वल टू 156 माइनस 12 विच इज गोइंग टू बी 144 है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर पार्ट बी, सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी, सर्कल प्रॉपर्टीज क्वेश्चन।
A, B, C, D are the points on the circle. Center O, AB is the diameter. They're clearly mentioning it. Okay, AB is the diameter over here. Angle BAC is 24. BAC is 24. Find angle ADC. We need to find out angle DADC over here. Give reason of each step of your working. आपने ADC angle निकालना है, and you have to show complete working, complete reasoning over here. तो देखो सबसे पहले you need to tell this कि this angle over here is 90 degree. मैं लिख रहा हूं यहां पर एंगल ACB is 90 degree. Angle in semicircle. And this is 90 degree. And if this is 90 degree, obviously we can easily find out this angle over here. Angle ABC. (180 minus 90 minus 24) is 66. Sum of the angle in a triangle. अच्छा नीचे स्पेस गिवन थी, उसे लिख लेता मैं, तो चलें. हमने ये लिख लिया. Now since it is a cyclic quadrilateral, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास क्या होता है, देखो अगर ये एंगल 66 है तो बेटा ये 180 माइनस 66 होगा. एंगल ADC 180 माइनस 66 इज इक्वल्स टू 114. अच्छा इसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी कहते हैं, और हम यूं भी कहते हैं कि देखो हमारे पास ये एक कॉर्ड है, इससे एक सेगमेंट बन रहा है ऊपर और नीचे एक सेगमेंट बन रहा है, तो दोनों अपोजिट सेगमेंट्स के एंगल हैं. तो हम इस प्रॉपर्टी को यूं भी कहते हैं एंगल इन अपोजिट सेगमेंट्स आर सप्लीमेंट्री. तो दिस इज गोइंग टू बी 114 ओवर हियर. मैं फिर से रिपीट कर देता हूं. ये कॉर्ड बन रही है, इस कॉर्ड की वजह से ये सेगमेंट है और ये ऊपर सेगमेंट बन रहा है. ऊपर वाले सेगमेंट पे ट्राइंगल के भाई ये एंगल बन रहा है, नीचे वाले सेगमेंट पे ट्राइंगल में ये एंगल बन रहा है. तो ये अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, सप्लीमेंट्री होते हैं ये. दैट्स व्हाई वी से कि एंगल इन अपोजिट सेगमेंट्स आर सप्लीमेंट्री. तो बेटा 180 में से 66 माइनस कर दिया, आई गॉट 114 एज माय आंसर फॉर ADC. दिस इज गोइंग टू बी 114 है. Moving on to question number 3, it says they'll ask a group of people what type of exercise they prefer. The results are shown in the pie chart. 90 people prefer running. Calculate roll number of people like Leila asked. देखो रनिंग का एंगल यहां पर दिया हुआ 135, तो रनिंग का वैल्यू और रनिंग का एंगल 135. टोटल का एंगल कितना हो जाएगा सर? टोटल का एंगल 360 होता है पाई चार्ट में. टोटल की वैल्यू कितनी है सर? वही तो नहीं पता हमें, उसको एक्स क्या दिया. क्रॉस मल्टीप्लाई दिस वैल्यूज, यानी आप यूं कर लें 90 मल्टीप्लाई बाय 360 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 135. 90 मल्टीप्लाई बाय 360 divided by 135 is the value of x. The answer is 240 degree. ये देखो बेटा, सॉरी 240 डिग्री नहीं, आंसर इज 240 पीपल. टोटल नंबर ऑफ लोग कितने बेटा हमारे पास? 240 पीपल. दिस इज नॉट द एंगल. तो टोटल 240 पीपल है, जिससे लैला ने पूछा है कि भैया आपने कौन कौन सी एक्सरसाइज आपको पसंद है. वर्क आउट द फ्रैक्शन ऑफ द ग्रुप वो प्रीफर योगा. राइट योर आंसर इन सिंपलेस्ट फ्रैक्शन फॉर्म. अब थिंग इज कि योगा कितने लोगों को पसंद है उसकी फ्रैक्शन लिखनी है. तो फ्रैक्शन में एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है. न्यूमरेटर में आप योगा को प्रेफरेंस देंगे और डिनोमिनेटर इसने मेंशन नहीं करा हुआ,
तो आप टोटल को प्रेफरेंस देंगे। तो या तो आपको योगा के नंबर ऑफ पीपल पता हो, योगा वाले कितने लोग हैं, उसके बाद डिवाइड बाय टोटल लोग कर दें, टोटल पीपल कर दें। अदर वे अराउंड इज कि बेटा आप योगा का एंगल निकाल लें। व्हाट इज द एंगल ऑफ योगा? तो योगा का बेटा एंगल हमारे पास होगा 360 में से 60, 90 और 135 माइनस करा दें। So angle of the yoga 360 minus 60 minus 90 minus 135 is 75 डिग्री। तो आप ये जो रेशो है ना एंगल से भी निकाल सकते हो, 75 डिवाइड बाय 360, और बेटा आप इसको डिवाइड करवाएंगे तो विल गेट 5/24। तो दिस इज द रेशो, दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ योगा पीपल, ऑफ द पीपल हु लाइक योगा। टोटल एंगल 360 उसे डिवाइड करा दें। Next, in part B, says Laila records the number of steps she walked each day for 60 days. The table shows the result. Number of steps ये 1000 की फॉर्म में, ये 1000 number of steps हैं। 5 to 8,000 number of steps, 9 for 9 days she walked like 5 to 8,000 steps। 16 days में 8 to 10,000 है, 14 days में 10 to 12,000 है, 15 days ऐसे गुजरे इसमें 12 to 15,000 वॉक करिए, नंबर ऑफ स्टेप्स हैं। और 6 डेज ऐसे जिसमें 15 to 20,000 के दरमियान इन्होंने वॉकिंग स्टेप्स इनके नोट डाउन किए। कंप्लीट द हिस्टोग्राम, आपने यहाँ पर हिस्टोग्राम करना है। यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर वाई एक्सिस देखो, यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी प्लॉट करनी है। और कभी आपके पास भी बेटा फ्रीक्वेंसी प्लॉट करने के लिए, कभी हिस्टोग्राम बनाने के लिए आ जाए, तो सबसे पहले आप चेक करेंगे कि क्या इनकी क्लासेस के दरमियान की विड्थ क्या वो बराबर है। 8 - 5 3, 10 - 8 2, 12 - 10 is 2, 15 - 12 is 3, 20 - 15 is 5। आपके पास सारी विड्थ आ गई सारी? क्या ये सारी विड्थ इक्वल है? नहीं सर। तो बेटा आप फ्रीक्वेंसी डेंसिटी प्लॉट करेंगे। सो हाउ डू वी कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी? फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय विड्थ, 9 डिवाइड बाय 3, 16 डिवाइड बाय 2, 14 डिवाइड बाय 2, 15 divided by 3, 6 divided by 5. So you'll get the frequency density 3 here, 8 here, 7 here, 5 here, and 6 divided by 5 is 1.2। तो आपने यहां पर 1.2 भी देख लिया। ठीक है। नेक्स्ट थिंग यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग, कि आपको बेटा ये ईच टाइनी स्मॉल बॉक्स भी पता होना चाहिए ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ईच टाइनी स्मॉल बॉक्स एक्स एक्सिस पर देखो कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है आफ्टर एवरी 5 स्मॉल बॉक्स। तो 1 डिवाइड बाय 5 इज 0.2। वाई एक्सिस में 10 का डिफरेंस है आफ्टर एवरी 2 यूनिट्स। 2 यूनिट्स डिवाइड बाय 10 बॉक्सेस, 0.2। यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में एक टाइनी स्मॉल बॉक्स 0.2 के बराबर है। तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, 5 से लेकर 8 तक, 5 से लेकर 8 तक बेटा आप देखो 3 का फ्रीक्वेंसी डेंसिटी उन्होंने प्लॉट करी हुई है। दूसरी बात, 8 से लेकर 10 तक देखो, ये 8 यहां पर एंड हो रहा है, तो यहां पर 8 ज्वाइन हो रहा है, यहां पर कनेक्ट हो रहा है। 8 से लेकर 10 तक यू हैव 8 ओवर हियर। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितनी है? 8 है हमारे पास। तो देखो मैं 8 से लेकर 10 तक, 8 तक क्या, ये हमने एक हिस्टोग्राम बना लिया। 10 से लेकर 12 तक इट इज 7। तो 10 से लेकर 12 तक 7 इज गोइंग टू बी मिड वे ऑफ 6 and 4 हियर। तो देखो यहां पर आपके पास यहां पर बेटा आपके पास 10 से लेकर 12 तक
फ्रॉम 10 to 12, तो देखो 10 से लेकर 12 तक इट इज 7, तो 7 बेटा इज गोइंग टू बी मिडवे बिटवीन, तो 10 से लेकर 12 तक आपने स्केल से बेटा ये बनाना है, ये हाथ से मत ड्रॉ करने लग जाएगा, स्केल से बिल्कुल प्रॉपर्ली आपने ड्रॉ करना है ये। देन 12 से लेकर 15 तक इट इज 5, देखो 12 से लेकर 15 तक इट इज 5, 5 वे हाफ वे बिटवीन 6 and 4, और 15 से लेकर 20 तक इज 1.2, तो देखो 1.2 खास तौर पे बेटा इसी की वजह से ईच टाइनी स्मॉल बॉक्स का पता होना बहुत जरूरी है, सिर्फ इसी वजह से। तो देखो बेटा हम लोग यहाँ पर 15 से लेकर 20 तक देखो ये हो जाएगा, सबसे पहले नोट डाउन कर लें, एक बॉक्स 0.2 के बराबर है, तो दिस वन बॉक्स 0.2, 0.4, 0.6, 0.4, 1, 1.2, दिस इज 1.2 है, ये पूरा 1.2 हो जाएगा। तो देखो ये हमारे पास पूरा हिस्टोग्राम बनकर आ गया यहाँ पर, ठीक है ना। 9 says Layla has a target of 11,000 steps every day. Find an estimated percentage of these 60 days that Layla met her target. लैला का टारगेट था कि वो हर रोज 11,000 स्टेप्स रीच आउट कर लेगी, और अब वो बोला है फाइंड एस्टिमेट परसेंटेज ऑफ 60 डेज, कह रहे हैं इन 60 डेज में देखो लैला ने कितने परसेंटेज वाइज बताओ कितना उसने टारगेट अपना रीच कर लिया। तो 11,000 स्टेप्स में हम यहां पर गए, हम देखा कितने दिन में उसने 11,000 स्टेप्स कर लिए। देखो ये 15 दिन में तो 11,000 स्टेप से भी आगे निकल गई, इन 6 डेज में 11,000 स्टेप से भी आगे निकल गई। लेकिन यहां पर देखो 10 to 12 लिखा हुआ है, 11,000 स्टेप्स की कहानी नहीं है, 11,000 के दरमियान में कहीं आएगा। ये 10 to 12 की क्लास बनी हुई है, 10 to 12,000 की क्लास बनी हुई है। इसमें हम कैसे बताएंगे 14 सारे के सारे 11,000 के उससे आगे के थे, क्या पता कुछ 10,000 से 10,100 स्टेप हो, 10.1 हो, 10.2 हो, 10.3 हो। तो हम यहां पर एस्टिमेट करते हैं, उन्होंने भी एस्टिमेट का बोला हुआ है, तो हम क्या करते हैं इस क्लास को डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में। इस क्लास की फ्रीक्वेंसी है 14, हम इस क्लास को डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में। मैं सिर्फ इस क्लास की बात कर रहा हूं कि इस क्लास को डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में, 10 to 11 एंड 11 to 12 में। इस क्लास को हमने दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 14, तो 14 को बेटा फ्रीक्वेंसी को भी दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। तो 11,000 या 11,000 से ज्यादा स्टेप्स कितने दिन में हुए, ये 7 डेज, 15 डेज प्लस 6 डेज, 15 डेज में तो 11,000 से भी ज्यादा स्टेप्स हो गए, इन 6 डेज में भी 11,000 से बहुत ज्यादा स्टेप्स हो गए। और ये वो स्टेप्स हैं 7 डेज ऐसे हैं जिनमें 11,000 से लेकर 12,000 तक के स्टेप्स हैं। तो बेटा टोटल डेज कितने हमारे पास जिसमें टारगेट रीच हुआ, जिसमें टारगेट 11,000 का रीच हो गया, 7 प्लस 15 प्लस 6, 15 प्लस 6, ये वो डेज हैं जिनमें स्टेप्स बेटा 11,000 उससे ज्यादा रीच हो गए। डिवाइड बाय 60 करूंगा टोटल डेज, परसेंटेज निकालनी है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो 7 प्लस 15 प्लस 6 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 100, यू विल गेट द आंसर 46.66। इसको 3 सेकंड फिगर में लिखा, 46.7% इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है देखो सॉल्व करना है, दिस इज द लीनियर इक्वेशन, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, वी हैव टू सॉल्व दिस। सॉल्व का मतलब होता है वेरिएबल की वैल्यू मालूम करना, विच इज x ओवर हियर, सो यू आर गोइंग टू मेक x सब्जेक्ट हियर, 3x लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आऊंगा, -3x प्लस 6 राइट हैंड साइड पे जाएगा, -6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू -6, x की वैल्यू बेटा 2 1 जा 2 3 6, द वैल्यू ऑफ x इज -3 है, ठीक है ना। Then in part B it says the mass of a plum is n grams. The mass of an apple is twice the mass of the plum. The mass of the banana is 50 grams more than the mass of the apple. The total mass of the plum, the apple and the banana is 450 grams. Form an equation in n and solve it to find out
फाइंड द मास ऑफ द प्लम। अब देखो ये भी एक लीनियर इक्वेशन बनेगी यहां पर, और यहां पर आपके पास एक इक्वेशन बनाकर ही आप एन की वैल्यू निकालोगे। रियल लाइफ एग्जांपल है ये। तो मास ऑफ द प्लम कितना है? दैट इज n ग्राम्स। मास ऑफ द एप्पल कितना है? द मास ऑफ द एप्पल इज ट्वाइस द मास ऑफ द प्लम, इज मींस इक्वल्स टू, ट्वाइस मींस टू द मास ऑफ द प्लम, so it becomes 2n over here. तो एप्पल का मास प्लम के मास से ट्वाइस है। द मास ऑफ द बनाना is means equals to 50 grams more than the mass of the apple. मास ऑफ द एप्पल कितना है? 2n, इसमें 50 ग्राम्स ऐड कर दो। मेक श्योर दैट ऑल द यूनिट्स आर इन ग्राम्स, ये सब ग्राम्स में, सब ग्राम्स की बात की जा रही है। कह रहा है टोटल मास n plus 2n plus 50 plus 2n is equals to 450 ग्राम्स है। तो n plus 2n is 3n, 3n plus 2n is 5n, 50 राइट हैंड साइड पे माइनस हो जाएगा। सो एट द एंड यू विल गेट 5n is equals to 400। n की वैल्यू बेटा 80 हो गई। तो उसने आपसे पूछा हुआ क्या है? फॉर्म एन इक्वेशन इन n and solve it to find out mass of the plum। मास ऑफ द प्लम क्या है? n ही है। n is 80 over here, 80 grams is going to be your final answer, the value of the। अच्छा इसका भी मार्क है, ये जो आपने इक्वेशन बनाई है ना, इसका भी मार्क है, और जो आंसर बताया इसका भी एक मार्क है। इक्वेशन का एक मार्क है और वर्किंग और आंसर का एक मार्क मिल जाएगा आपको। सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मींस टू कन्वर्ट दिस एक्सप्रेशन इनटू मल्टीप्लिकेशन फॉर्म, और उसके बाद आपने सॉल्विंग करनी है, यानी आपने उसके बाद रुकना नहीं है, उसके बाद एक्स की निकालनी है। तो सॉल्व का मतलब है वेरिएबल की वैल्यू मालूम करना, लेकिन फैक्टराइजेशन से। अब यहां पर उसने स्पेसिफिक कर दिया कि आपने फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, आपने फैक्टराइजेशन ही करनी है। तो फैक्टराइजेशन का पहला रूल है बेटा कॉमन चेक करना, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। दूसरा रूल है आइडेंटिटी लगाना, आइडेंटिटी भी यहां पर नहीं आ रही। तो बेटा वी आर गोइंग टू अप्लाई द मिडिल टर्म ब्रेकिंग। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, इसको मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट टर्म करा, दैट इज -21। तो 1 मल्टीप्लाई बाय -21 इज -21। यू नीड टू शो टू नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करें तो -21 आए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो मिडिल टर्म -4 आए। व्हाट आर दोस नंबर्स? ठीक है, खदीजा ने बताया कि भाई दो टू नंबर्स आर 7 and 3। तो 7 3 21 तो होता है, लेकिन 7 + 3 -4 नहीं होता, 11 होता है। तो उन्होंने बताया सर एक काम करें, आप 3 के साथ माइनस लगा दें। तो 7 × -3 -21 तो होता है, लेकिन 7 - 3 +4 होता है, -4 नहीं होता। तो हम एक काम करते हैं, -7 + 3 कर लेते हैं। -7 + 3 -4 होता है बेटा, और -7 × 3 -21 भी होता है। तो इट मीन्स हमारी मिडिल टर्म ब्रेक हो जाएगी बेटा -7x + 4x -21 = 0। आपने x कॉमन निकाला, इट बिकम x - 7। आपने 4 कॉमन निकाला, इट बिकम x - 7। अब देखो x - 7 x + 4 are two brackets that are equal to 0। either x - 7 = 0 or x + 4 is equal to 0। you'll get the value of x which is equal to 7, and you will get the value of x which is equal to -4। you'll get the value of x। अच्छा एक मिस्टेक मैंने कर दी है, रियली सॉरी। 4 पता नहीं मैंने क्यों लिख दिया, इट वाज 3 ओवर हियर, माय मिस्टेक। x कॉमन निकाला, आई गॉट x - 7। 3 कॉमन निकाला, आई गॉट x - 7। x - 7 x + 3 are going to be two brackets here equal to 0। either x - 7 = 0 or x + 3 is equal to 0। you'll get the value of x equal to 7 here, and x की वैल्यू -3 आ जाएगी यहाँ पर। so you got two values of x which is 7 and -3। ठीक है ना? ठीक बताया आंसर बेटा खदीजा, आपने पहले से ही बता दिया था, दैट्स वेरी गुड। Now in question number 5 it says a bag contains 40 balls, 28 of the balls are red and the rest are green। तो green कितनी हो जाएंगी? How many balls are green? तो 40 minus 28, 40 minus 28 is going to be 12। तो 12 balls are green।
Aisha takes a ball from the bag at random and notes its color and replace it. निकाला, चेक किया कलर और वापस बैग में रख दिया. Find the probability that this ball is green. यानी अभी एक ही बॉल पिक कर रहे हैं, उस बॉल की ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो टोटल बॉल कितनी है? 40 और ग्रीन कितनी है? 12. तो ग्रीन के फेवर में 12 बॉल्स और टोटल बॉल कितनी है? 40. इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर लिख देंगे बेटा. 4 3 12, 4 10 40. तो 3/10 इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर. 3/10 से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप 12/40 जरूर लिखें. 12/40 इज योर एक्चुअल वर्किंग. तो 12/40 लिखना बहुत जरूरी है. डायरेक्ट 3/10 मत लिख दिएगा. ठीक है? दैट शोज हाउ यू हैव कैलकुलेट द आंसर. 12/40. अच्छा, Aisha repeats this 200 times. Work out a number of times she expect to take a green ball. देखो ग्रीन बॉल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? इट इज बेसिकली 3/10 और 0.3. तो जब 0.3 प्रोबेबिलिटी है तो उस वक्त आपके पास आयशा ने ये कितनी दफा करा? 200 टाइम्स ही काम करा है. ये काम कितनी दफा करा है? 200 टाइम्स यही काम कर रहा है. बॉल पिक करिए और चेक कर रही है. 200 टाइम्स एक टाइम ही काम करा है. तो देखो बेटा, आपके पास हर बार प्रोबेबिलिटी 0.3 होगी. ये एक बार की प्रोबेबिलिटी है. तो 200 टाइम्स की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? यानी एक बार की प्रोबेबिलिटी आप लिख सकते हो 3/10 और 0.3. ये एक बार की प्रोबेबिलिटी है. तो हर दफा यही प्रोबेबिलिटी आनी है. तो इसको मतलब 200 कर दिया मैंने. तो 3/10 इंटू 200 इट इज 60 टाइम्स. यानी ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, ग्रीन बॉल कितनी दफा एक्सपेक्ट करेगी जब वो 200 टाइम्स इस प्रोसेस को रिपीट करेगी? तो 60 टाइम्स वो देखेगी कि हमारे पास ग्रीन बॉल आ रही है. अगर उसने ये प्रोसेस 200 टाइम्स करा दो, एक दफा करा, एक दफा करा ये प्रोसेस, तो ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/10. 200 टाइम्स करेंगे तो कितना होगा? 3/10 को 200 से मल्टीप्लाई करा दो, तो ग्रीन बॉल 60 दफा आएंगी आउट ऑफ 200. अच्छा, मैं इस सवाल को थोड़ा सा और थोड़ा इलैबोरेट कर देता हूं. देखो, इलैबोरेट मैं यूं कर रहा हूं कि मैं यहां पर लिख देता हूं. प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स डिवाइड बाय टोटल इवेंट्स. तो देखो, प्रोबेबिलिटी ग्रीन के आने की कितनी है? इट इज 0.3 या 3/10. ऊपर वर्किंग कर लेता हूं, इलैबोरेट कर रहा हूं इसी पार्ट को. ग्रीन की आने की प्रोबेबिलिटी 3.3 है. अब मैं 200 टाइम्स इवेंट कर रहा हूं, तो इसमें से ग्रीन कितनी दफा आएगा? ये तो प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी है हमारे पास. और नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स 200 में कितने एक्स टाइम्स हमें नहीं पता कितनी दफा हमारे पास ग्रीन आएगी. तो आप देखो ना, 0.3 को 200 से मल्टीप्लाई करा दो, तो 200 टाइम्स अगर आप रिपीट करते हो स्टेप्स को, तो बेटा 0.3 इंटू 200 इज 60 टाइम्स. यानी ग्रीन बॉल कितनी दफा आएगी? 60 टाइम्स आएगी. ये इसकी थोड़ी सी इलेबोरेशन मैंने यहां पर फॉर्मूले के थ्रू कर दी है. देन इट सेज पार्ट बी. इन पार्ट बी इट सेज, देखो बेटा, बैग कंटेन 9 balls, 9 blue balls and 7 yellow balls. Sergio takes 2 balls from the bag at random without replacement. एक ही बैग है, इसमें 9 ब्लू बॉल्स हैं. वन टू थ्री 4 5 6 7 8 9. और येलो बॉल्स कितनी है? येलो बॉल्स बना लेते हैं. कितनी है? 7 है. 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है ना, हमने इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया आपके सामने. कह रहे सेजियो टेक्स 2 balls एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट. बॉल निकाल ली और जेब में रख ली, बैग में वापस रखी ही नहीं. पहली बॉल निकाली, जेब में रख ली.
बैग में वापस से नहीं रखा। तो पहली बॉल निकालने की, जब पहली बॉल, अभी यहां पर है हम लोग, पहली बॉल निकालने जा रहे हैं, अभी अभी निकाली नहीं है। तो पहली बॉल निकालने के लिए ब्लू आया उसकी प्रोबेबिलिटी, तो बेटा दैट इज 9/16, टोटल बॉल 16 है और ब्लू कितनी है, 9 है। येलो की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर मैंने ब्लू नहीं निकाली, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहीं पर हूं, ब्लू के आने की प्रोबेबिलिटी 9/16 है और येलो के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, दैट इज 7/16। अभी हमने येलो बॉल नहीं निकाली है, दैट इज 7/16 ओवर है। तो अब येलो बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी 7/16 है। अब देखो, अगर आप इस नोट पे खड़े हुए हो ना, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे अगर आप इस नोट पर खड़े हो गए, तो इसका मतलब आपने एक ब्लू बॉल निकाल ली है। इफ यू आर ऑन दिस नोट, इसका मतलब यू हैव पिक्ड अप वन ब्लू बॉल और रिप्लेस नहीं करी है, विदाउट रिप्लेसमेंट है, सो इट इज आउटसाइड ऑफ द बैग ओवर हियर। तो मुझे बताओ, सेकंड बॉल ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी। तो सेकंड बॉल ब्लू हो, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 2 3 4 5 6 7 8, देयर आर 8 बॉल्स, ब्लू बॉल्स, आउट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखो टोटल बॉल 15 है, क्योंकि आपने एक बॉल निकाल ली है, और ब्लू बॉल्स कितनी है, 8 है। येलो बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो सर येलो में तो कोई भी डिफरेंस नहीं आया, मैं इस नोट पे खड़ा हुआ हूं, येलो में तो कोई डिफरेंस नहीं आया, टोटल में डिफरेंस आया, दैट इज 15, टोटल 15 हो जाएगा, और येलो उतनी है, 7/15 इज गोइंग टू बी द आंसर। पर लेट से आप इस नोट पे हो, आप अभी इस नोट पर हो, इस नोट का मतलब क्या है कि, इसको मैं वापस से रख देता हूं, इस नोट का मतलब ये कि आपने एक येलो बॉल निकाली है, ब्लू बॉल नहीं निकाली। अगर आपने एक येलो बॉल निकाली है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू एंड येलो, तो देखो टोटल बॉल्स यहां पर 15 है, इनमें अब ब्लू बॉल कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, येलो कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6/15 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट टू बॉल्स आर ऑफ सेम कलर। तो देखो यहां पर हमारे पास देयर आर 4 इवेंट्स, ब्लू ब्लू, ब्लू येलो, येलो ब्लू एंड येलो येलो। तो सेम कलर कौन से हैं, ब्लू ब्लू, येलो येलो। हमें इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज निकालें, हम इन दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि आपका एक्सपेरिमेंट है 2 बॉल पिक करना, 4 बॉल पिक करना नहीं है, 2 बॉल पिक करना। या तो दोनों ब्लू ब्लू आ सकती हैं, या दोनों येलो येलो आ सकती हैं। एक वक्त में ब्लू ब्लू वाला इवेंट हो सकता है, या एक वक्त में येलो येलो वाला इवेंट हो सकता है। तो बेटा जब ब्लू ब्लू वाला इवेंट होगा ना, तो एक वक्त में ये दोनों आ सकते हैं, ब्लू ब्लू। तो बेटा इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज, ब्लू और ब्लू की प्रोबेबिलिटी, विच इज 9/16 एंड 8/15, इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज, क्या ये दोनों इवेंट एक साथ आ सकते हैं, अगर मैं 2 बॉल पिक कर रहा हूं, जी सर आ सकते हैं। तो बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई कराऊंगा, क्या येलो येलो इवेंट एक साथ आ सकते हैं, येलो एंड येलो, 7/16 इंटू 6/15, यस सर एक साथ आ सकते थे, इसलिए इनकी प्रोबेबिलिटीज हम लोग ने मल्टीप्लाई कर दी हैं। लेकिन बेटा एक वक्त में ब्लू ब्लू और येलो येलो एक साथ नहीं आ सकते, क्योंकि हम बॉल ही 2 पिक कर रहे हैं, 4 बॉल थोड़ी पिक कर रहे हैं, हम तो बॉल ही 2 पिक कर रहे हैं। तो बेटा एक वक्त में या तो ब्लू ब्लू आएगा या येलो येलो आएगा। एक वक्त में जब एक इवेंट होता है, तो बेटा हम लोग ऐड करते हैं प्रोबेबिलिटीज को। तो ब्लू ब्लू की प्रोबेबिलिटी 9 × 8, दैट इज 72/16 × 15, दैट इज 240, प्लस 7 × 6, दैट इज 42, डिवाइड बाय 240, इन दोनों को ऐड कर लें, द आंसर इज 114 डिवाइड बाय 240। आपने इसको डिवाइड बाय 240 करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैलकुलेटर खुद ब खुद आंसर दे देगा। 19/40 is going to be your final answer here. Okay, so moving on to the next question. Question number 6. It is a question from the chapter that is called graph of functions. 4 की power x divided by 10 is the function over here. Y equal to 4 की power x upon 10. x equal to 0 पे कह रहा है y की वैल्यू क्या है। तो देखो x की वैल्यू 0 रखी मैंने, 4 की पावर 0 1 हो गया, 1 डिवाइड बाय 10 इज 0.1। सब 1 डेसिमल प्लेस पे लिखे हुए थे, इसलिए मैंने यहाँ पर भी लिख दिया इसको, इसका 1 मार्क मिल जाएगा मुझे। ड्रॉ द ग्राफ। तो देखो बिफोर मूविंग ऑन टू द ग्राफ प्लॉटिंग थिंग, मैंने आपको अगेन क्या बोला, क्या ईच टाइनी स्मॉल बॉक्स
हाउ डू वी कैलकुलेट दिस ईच टाइनी स्मॉल बॉक्स इन द ग्राफ? तो देखो बेटा, आप ऑन एक्स एक्सिस, what is the difference in unit? The difference in unit is 0.5. How many boxes are there after every difference? देखो 0.5 के डिफरेंस के बाद, हर 0.5 के डिफरेंस के बाद there are 10 boxes. So 0.5 divided by 10 is 0.05. It means each tiny small box is equivalent to 0.05 unit on x-axis. And on y-axis, the difference is 1 after every 10 small box. So difference is 1 unit after every 10 small box. It is 0.1 unit for each tiny small box. So when you need to draw this graph, देखो 0 पे 0.1 प्लॉट करना है, तो 0.1 0 पे मैं फाइंड आउट करूंगा. The very first box in the y-axis from 0 is 0.1. एक टाइनी स्मॉल बॉक्स 0.1 के बराबर है. अगला टाइनी स्मॉल बॉक्स 0.2, ये 0.3 हो जाएगा, लेकिन दिस वन इज 0.1. आगे आते हैं. नेक्स्ट वैल्यू इज 0.5 पे 2, 0.5 पे 0.2, तो 0.5 पे प्लॉटेड लाइक 0.2 यहां पर आ जाएगा. 1 पे 0.4 है, so I'm going to write 1 पे 0.4, 1 पे 0.4 is going to be 4 boxes x axis से ऊपर. 1.5 पे 0.8, 1.5 पे देखो हम 8 बॉक्सेस आ रहे हैं ऊपर, 0.8 हो जाएगा. 2 पे इट्स 1.6, 2 पे 1.6 हो गई. 2.5 पे 3.2, 2.5 पे 3.2 रख दिया हमने. 3 पे 6.4, तो 3 पे इट इज 6.4, 6 के बाद 4 बॉक्सेस 6.4. देखो ना, ज्वाइन दिस, ये सारे पॉइंट्स को आपने ज्वाइन करने हैं. अगर आप कहीं, आपको ऐसा लगे कि भाई ग्राफ को पीछे से पकड़े, पेंसिल को पीछे से पकड़े एंड देन ड्रॉ, आपको कहीं ऐसा लगे आप कोई गलत ड्रॉ कर रहे हैं, तो रुक जाए वहां पर, ग्राफ इस तरह ड्रॉ होगा. मेरे पास थोड़ा सा स्क्रीन स्लिपरी है, इस वजह से केस हो रहा है, वरना तो आपके पास बहुत ही आपने प्रॉपरली इसको ज्वाइन करना है. अब मेरे पास ये सॉफ्टवेयर है तो मैं इसका फायदा ले रहा हूँ. ये देखो, एक स्मूथ कर्व बन कर आ रहा है हमारे पास. ठीक है जी. ये स्मूथ कर्व हो गया. आप देखो, यूज योर ग्राफ टू सॉल्व दिस इक्वेशन 4 की पावर x अपॉन 10 इक्वल टू 5. मैंने आपको बताया कि पहले भी हमने पास पेपर कराए, उसमें हमने बताया कि बेटा इसको हम जब कहते हैं ना यूज द ग्राफ टू सॉल्व दिस इक्वेशन, अब ये ग्राफ में तो हमने इसकी कोई इक्वेशन बनाई नहीं है, हमने इसको थोड़ी प्लॉट करा है ग्राफ में. हमने तो y इज इक्वल्स टू, हमने तो y इज इक्वल्स टू 4 की पावर x अपॉन 10 को प्लॉट करा है. हमने तो इसको प्लॉट करा है. तो ग्राफ से 4 की पावर x अपॉन 10 इक्वल टू 5 को सॉल्व कर लूं. सॉल्व का मतलब होता है वेरिएबल की वैल्यू मालूम करना, और इधर वेरिएबल क्या है, x है. अब मैं 4 की पावर x अपॉन 10 इक्वल टू 5 से x की वैल्यू कैसे मालूम करूं? तो बेसिकली यहां पर मैंने आपको बताया था, कर्व की इक्वेशन होती है एक, और एक होती है लाइन, एक होती है न्यू इक्वेशन. ये दी हुई न्यू इक्वेशन 4 की पावर x अपॉन 10. आई ऑलवेज टोल्ड यू बेटा, आपके पास अगर आपको कर्व में से न्यू इक्वेशन माइनस कर दें आप, तो बेटा you'll गेट द वैल्यू ऑफ लाइन इक्वेशन. आपके पास लाइन की इक्वेशन निकल कर आ जाएगी. माइनस कर दें किस तरह, इनके साइन चेंज हो जाएंगे. 4 की पावर x अपॉन 10 माइनस 4 की पावर x अपॉन 10, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो गए, और बचेगा y माइनस 5 इक्वल टू 0. यूल गेट द लाइन इक्वेशन विच इज y इक्वल टू 5.
तो बेसिकली आप करेंगे क्या, आप बेटा ग्राफ में जाएंगे और y को 5 वाली लाइन बनाएंगे। और इस जहां पर बेटा ये इंटरसेक्ट करिए लाइन इस कर्व को, उधर जाकर आप x की वैल्यू नोट डाउन कर लेंगे। अब आपको मैंने बताया था बेटा ईच टाइनी स्मॉल बॉक्स इन x एक्सिस 0.05, ये इसी वक्त के लिए बताई थी। अब या तो 2.5 के बाद आप 7 बॉक्सेस ऐड कर लो, तो बेटा 0.05 मतलब है 7, 0.35 यानी ये बन जाएगा 2.85। 2.5 के बाद 0.35 ऐड कर लो, 2.85। So this value is going to be the x value over here after solving these two equations graphically, या यूं कह लो after solving this new equation graphically, this new equation graphically, आप यूं कह लो, या after solving this line equation and curve equation graphically you will get the x value which is 2.85 है। तो x की वैल्यू बेटा आफ्टर सॉल्विंग 2.85 निकल कर आ रही है। Then it says by drawing a tangent, estimate the value, estimate the gradient. Since here this thing estimate the gradient of y equal to 4 की power x upon 10 when x is equal to 2. तो बेटा आपके पास जहां पर x equal to 2 है ना, वहां पर आपने एक टेंजेंट बनाना है। टेंजेंट इस तरह बनता है कि आपने एक ऐसी लाइन बनानी है जो x equal to 2 को टच करती हुई जाए। ऑब्वियसली गोना हैव अ स्केल विद यू, आपने स्केल से इस तरह बनाना है कि बेटा ये टच करती हुई जाए इस x is equals to 2 को, टच करती हुई जा रही है लाइन। अब इस लाइन के कोई से भी दो पॉइंट्स पिक कर लो, इस लाइन को एक्सटेंड कर लो और कोई से भी दो पॉइंट्स पिक कर लो। देखो एक पॉइंट तो फिक्स है, ये 2 जिसपे ये टेंजेंट बन रहा है, 2 पे इट्स 1.6, 2 पे वैल्यू 1.6 है, ये तो हमें पता है। एक फिक्स पॉइंट तो हमें पता चल गया ना, पता चल गया, एक स्पेसिफिक पॉइंट पता चल गया। आपको एक और पॉइंट देख लो जिसपे ग्रेडियंट निकालना आपके लिए आसानी हो, एक ऐसा पॉइंट जो कि आप बहुत डिफाइंड पॉइंट हो। जैसे मैं ले लेता हूं, आपको ऐसा भी ले सकते हैं, मैं लेता हूं ये वाला पॉइंट, इधर वैल्यू है y की वैल्यू 3 है और x की वैल्यू 2.5 में 0.05 दो दफा ऐड करेंगे तो ये 2.1 बन जाएगी वैल्यू, तो ये बन जाएगी 2.6 हुए है। तो अब आप इन दो पॉइंट्स की मदद से ग्रेडियंट निकालो, 2 एंड 1.6। मैं इसको भी नीचे कॉपी कर लूंगा, अभी यहीं पर ग्रेडियंट निकाल लेता हूं। ग्रेडियंट फॉर्मूला इज y2 minus y1 3 minus 1.6 upon x2 minus x1 2.6 minus 2। You can use a calculator, 3 minus 1.6, 3 minus 1.6 divided by 2.6 minus 2। तो बेटा आपका आंसर 7/3 आ रहा है which is 2.333। तो up to 3 second figure it is 2.33। तो बेटा आपका ग्रेडियंट निकल कर आ रहा है 2.33। दिस इज द एस्टिमेटेड ग्रेडियंट। आपका आंसर जो है ना पीछे मार्किंग स्कीम में रेंज की फॉर्म में गिवन होगा, एग्जैक्ट फॉर्म गिवन नहीं होगी, वो भी रेंज में देंगे क्योंकि हर बच्चे का ग्राफ एक जैसा तो नहीं बनेगा, कुछ ना कुछ तो डेविएट करेगा। तो इस वजह से बेटा 2.33 इज गोइंग टू बी अ फाइनल आंसर। ऑलराइट, सो दिस वन इज अ गुड क्वेश्चंस फ्रॉम द क्वाड्रेटिक्स चैप्टर। इसको आप ग्राफ ऑफ फंक्शन और क्वाड्रेटिक्स का कॉम्बिनेशन कह लो। देखो बेटा आपको ये बात पता होनी चाहिए कि यहां पर ये जो 5 क्वाड्रेटिक कर्व है, कॉनकेव अब है, कोएफिशिएंट ऑफ x2 पॉजिटिव भी है, तो कॉनकेव आपका ग्राफ है ये जो x वैल्यू 5 और 2 है ना, ये इस सर्कल की इस कर्व पे ही पॉइंट है। यानी ये दो पॉइंट्स है 5,0 और एक पॉइंट है 2,0, ये दो पॉइंट्स है। इधर y की वैल्यू 0 है एट दिस पॉइंट ऑन द कर्व, ये क्योंकि y x एक्सिस पे पॉइंट है, इनको हम लोग x इंटरसेप्ट भी कहते हैं। सेकेंडली यहां पर y की वैल्यू 0 होती है, x इंटरसेप्ट में y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो दो तरीके हैं, आप ये x की जगह 5 रख दें और y की जगह 0 लिख दें, आपके पास a और b की इक्वेशन की a और b की फॉर्म में एक इक्वेशन आ जाएगी। आप x की जगह यहां पर 2 रख दें और y की जगह 0 रख दें, तो आपके पास a और b की फॉर्म में दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। उन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें और a और b की वैल्यू आ जाएगी। मैं ये ऑप्शन आपको करके दिखा देता हूं।
ऑप्शन नंबर 1, ये कर्व की पॉइंट्स है ना, तो y की जगह 0 और x की जगह 5। 25 प्लस 5a इज इक्वल टू b, तो -5a माइनस 25 इज इक्वल टू b हो जाएगा। फिर मैं दूसरा पॉइंट पुट कर रहा हूं, y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 2 है, 4 प्लस 2a इज इक्वल टू b। इधर से भी की वैल्यू आ गई। आप इन दोनों को इक्वेट करते हैं, दोनों बीस को, -5a माइनस 25 इज इक्वल टू -2a माइनस 4, तो -25 प्लस 4 और -2a प्लस 5 है। दिस इज गोइंग टू बी 3a माइनस 21। ए की वैल्यू बेटा -7 आ जाएगी, 3 1 3 7 21। आप ये ए की वैल्यू इसमें पुट कर दें, -5a माइनस 25 इज इक्वल टू b, ए की वैल्यू -7, तो बेटा ये 7 5 35 -25, बी की वैल्यू विल गेट 10 ओवर है। तो ए की वैल्यू बेटा -7 आ गई और बी की वैल्यू 10 आ गई। मैं आपको एक और ऑप्शन से करा देता हूं, क्योंकि इसके सवाल और भी आए हैं पास पेपर्स में, तो मैं एक और ऑप्शन भी बता देता हूं आपको कि इसमें कौन सा ऑप्शन आपको ज्यादा फिजिबल लगता है। दूसरा ऑप्शन ये कि बेटा ये देखो, ये दोनों एक्स की वैल्यूज हैं, ये सॉल्यूशंस हैं एक्स के, जहां पर वाई की वैल्यू 0 है, एक्स इक्वल टू 5 एंड एक्स इज इक्वल टू 2। आपने एक्स 5 को लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आए, एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0, 2 को लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आए, एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। दोनों की लेफ्ट हैंड साइड्स को आपस में मल्टीप्लाई करा दो और राइट हैंड साइड को आपस में मल्टीप्लाई करा दो। इनको मल्टीप्लाई कराओ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2x -5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर -7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हो यहां पर y की जगह 0 लिखा हुआ है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है यहां पर भी और यहां पर भी 1 है, पॉजिटिव 1 है, सारी चीजें मैच हो रही हैं। तो मैंने बेटा यहां पर एक्स स्क्वायर -7x प्लस 10 इक्वल टू y लिख दिया, और मेरी इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 इक्वल टू y। अब आप मुझे बताओ, मैं इनके कोफिशिएंट आपस में इक्वेट कर रहा हूं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, यहां पर भी 1 है, कुछ निकल कर नहीं आएगा, लेकिन सेम है ये बहुत। ये हमारे पास एक आइडेंटिफिकेशन है कि मैं कंपेयर कर सकता हूं, दोनों की सेम कोफिशिएंट्स हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, -7, यहां पर क्या है ए की -7, कांस्टेंट क्या है 10 है, और यहां पर कांस्टेंट क्या है बी है, तो प्लस बी का 10 आ गया। तो देखो यहां से भी हमारे पास ये दूसरा ऑप्शन है, आप ए और बी के वैल्यू इस तरह भी निकाल सकते हैं। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट ए। ABC is a triangle. Here are 5 points, 5 coordinates, 5 possible coordinates for the point C. Tick the right tick, right tick करना है आपने the 2 coordinates from the list that makes ABC isosceles triangle. कह रहा है अब ये C हमारे पास, C के कोऑर्डिनेट्स हैं, इनमें से कोई आप उन 2 कोऑर्डिनेट्स को पिक करो, इनमें से 2 C कोऑर्डिनेट्स ऐसे हैं जिसकी वजह से बेटा आपके पास राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है जिसकी 2 साइड्स बराबर हो। अच्छा, मैंने -2 4 -2, 4 ये रखा, आपने ये डिस्टेंस ये देखा। आप मुझे बताओ, क्या -2 4 की वजह से ये क्या सी कोऑर्डिनेट अगर मैं यहां रखता हूं, क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है? तो सर ये हमें पता चलेगा जब हम लेंथ निकालेंगे। देखो यहां पर लेंथ निकालने के x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, हर दफा अंडर रूट या हर दफा ये वाला फॉर्मुला अप्लाई करना जरूरी नहीं है। अगर आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो ना, तो देखो 1 2 3 इसका डिस्टेंस है 3 यूनिट, दैट्स इट, कोई फॉर्मुले की जरूरत नहीं है। अगर आप ये डिस्टेंस निकालना चाह रहे हो तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, राइट साइड 2 अपवर्ड 3, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अंडर रूट 3 तो नहीं आएगा ना इससे। अगर मैं इसका डिस्टेंस देखता हूं, मैं ये डिस्टेंस निकालना चाह रहा हूं,
तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अंडर रूट, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, स्क्वायर करके ऐड करूंगा बेटा ये लेंथ 3 नहीं आएगी। इसका मतलब सी पॉइंट इज नॉट दिस पॉइंट कि जिसपे हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। ये तो √13 बन रहा है और वो 3 बन रहा है। तो बेटा इस वजह से वी कैन नॉट से दिस कि आपके पास यहां पर, इस वजह से बेटा वी कैन नॉट से दिस कि ये ट्रायंगल। ठीक है, लेट्स ट्राई अदर कोऑर्डिनेट दैट इज -2 -1। इसको चेक कर लेते हैं। तो -2 -1 कहां होगा? -2 -1 इज गोइंग टू बी ओवर हियर। -2 -1 इज गोइंग टू बी हियर अगेन। अब इस पे आपको देखना पड़ेगा कि बेटा ये सी कोऑर्डिनेट अगर मैं यहां पर रखता हूं तो क्या यहां पर हमारी लेंथ बराबर आती है? कोई सी भी दो लेंथ बराबर आ जाए तो ऑब्वियसली ये लेंथ तो बराबर नहीं होगी। आपने ये लेंथ चेक करनी है, क्या ये बराबर है? तो बेटा ये जो लेंथ है, यू कैन यूज यू कैन यूज दी फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - 1 का होल स्क्वायर। या यहां पर आप देखो, ये एनालिटिकल स्किल अपने अंदर जनरेट करो कि बेटा अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो आप देखो यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ, 1 2 3 4 5 देन 6 देन दिस 3 ओवर हियर, 5 एंड 3। अगर ये 5 है और ये 3 है तो बेटा ये हाइपोटेन्यूज क्या होगा? 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर देखो मैं यहां पर निकाल रहा हूं, यहां पर 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अंडर रूट, ये देखो बेटा 25 प्लस 9 विच इज 34। तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग नहीं होगा इसके मुकाबले में। और बेटा अगर मैं इसकी लेंथ निकालना चाहता हूं, सर किसकी? ये देखो इस लेंथ, इसकी लेंथ निकालना चाहता हूं। देखो आई एम गोइंग टू मूव फॉरवर्ड 3, राइट साइड अपवर्ड देखो 6 स्टेप्स, 5 स्टेप्स हैं। तो बेटा इसकी लेंथ देखो हमारे पास क्या आएगी? दिस इज गोइंग टू बी 3, दिस इज 5। तो अगेन 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अंडर रूट, हाइपोटेन्यूज की लेंथ आ गई, यानी बीसी की लेंथ आ गई, और वो √34 ही आ रही है। तो बेटा दिस इज अगेन गोइंग टू बी √34, ये √34 हो गया। आपके पास अगर सी कोऑर्डिनेट -2 -1 है तो बेटा इसकी वजह से एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, आप इसको राइट टिक कर देंगे। ठीक है ना? यू आर गोइंग टू चेक इट लाइक दिस कि आप इस तरह डिस्टेंस निकालेंगे। अब देखो मैं यहां पर दूसरा कोई कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। लेट्स से मैं यहां पर अब -1 -2 रखता हूं, तो -1 -2 इज गोइंग टू बी हियर, तो -1 -2 इज गोइंग टू बी हियर। ये देखो क्या कोई दो लेंथ बराबर हैं? देखो अगर बराबर हो भी सकती है ना तो ये दो बराबर हो सकती हैं। इसकी लेंथ तो हमने ऑलरेडी निकाली हुई है √34, अभी निकाला था √34 है। क्या ये भी √34 आ रहा है? ये देखो 2, ये लेंथ 1 2 3 4 5 6। अगर मुझे हाइपोटेन्यूज निकालना है तो 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर अंडर रूट, 2 स्क्वायर इज 4, 6 का स्क्वायर 36, ये लेंथ आ गई √40। तो ये तो बराबर आ ही नहीं रहा। इसका मतलब ये पॉइंट हमारे पास बेटा सी कोऑर्डिनेट नहीं हो सकता। 6 1 निकालूंगा, 6 1 रख रहा हूं, देखो 6 1 इसको सी कोऑर्डिनेट कहते हैं लेट से। तो बेटा यहां पर बी से सी तक का डिस्टेंस और ए से सी का डिस्टेंस, अब देखो डिस्टेंस देखने हमें, ये √34 है। अब ये लेंथ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हॉरिजॉन्टल लाइन है, डायरेक्ट 10 डिस्टेंस हो गया ये। जितनी जितने यूनिट्स आप राइट साइड गए वही आपका डिस्टेंस है। आपको बीसी की लेंथ निकालनी है, 1 2 3 4 5, 1 2 3। तो ये लेंथ बेटा 5 है, दिस लेंथ ओवर हियर इज 5,
एंड दिस ओवर इज 3। तो बेटा इससे अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ये लेंथ निकालता हूं, बीसी की लेंथ, तो 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अंडर रूट 3 स्क्वायर इज 9, 5 स्क्वायर इज 25, यू गेट रूट 34। तो बेटा ये लेंथ भी हमारे पास क्या है, रूट 34 है। उसने खैर बोला हुआ है दो ही ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आपको राइट टिक करना है। तो अब ये 6 1 की वजह से भी बेटा हमारे पास क्या हो रहा है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। तो वी आर गोइंग टू टेक -2 -1 एंड 6 1 आर 2 पॉइंट, जिनकी वजह से बेटा हमारे पास ये क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। डिस्टेंस फॉर्मुला मैंने यहां पर कोई x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर नहीं लगाया। इससे काम थोड़ा देर से होता है। फॉर्मुला लगाओ, हर दफा वर्किंग शो करो, कोई वर्किंग शो नहीं करनी। अगर आपको बीसी की लाइन निकालनी है, ग्रिड बना हुआ है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट बनाए, 5 का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर अंडर रूट करें, हाइपोटेन्यूस आ जाएगा। दिस विल गिव यू द लेंथ ऑफ बीसी। ठीक है। नाउ कॉलम वेक्टर की बात करता है। मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, यहां पर कह रहा है ए बी कॉलम वेक्टर क्या होगा। तो बेटा अगर ए बी कॉलम वेक्टर आपने निकालना है, तो ए से बी जाने में हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कितनी हो रही है, राइट साइड हो रही है बेटा 3 5 स्टेप्स। सो गोइंग टू राइट हॉरिजॉन्टल मूवमेंट 5। अपवर्ड देखो बेटा 3 स्टेप। एक तो राइट साइड, ये राइट साइड जा रहे थे तो पॉजिटिव 5 हो जाएगा, अपवर्ड जा रहे हैं तो पॉजिटिव 3 हो जाएगा, 5 3 हो जाएगा। ए इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन डीबी, फाइंड डीबी। अब ए जो है ना, वो डीबी का मिड पॉइंट है। अब देखो यहां पर कहीं भी ग्राफ में डी कोऑर्डिनेट नहीं बना हुआ। उसने बोला कि भाई ये फॉर एग्जाम्पल डी, डी है, ये बी है, बी हमें पता है 1,4 है, सही ना, दिस इज व्हाट वी नो। ए हमें पता है इज द मिड पॉइंट, ए हमारे पास क्या है -4 + 1। तो ए मिड पॉइंट है डीबी का, एंड दिस इज -4 + 1। हमें डी कोऑर्डिनेट्स मालूम करने, बल्कि हमें, सॉरी, हमें डीबी का मैग्नीट्यूड मालूम करना है, डी से बी का डिस्टेंस मालूम करना है। तो बेटा आपने अभी थोड़ी देर पहले ए बी का डिस्टेंस मालूम करा था, विच वॉज 34, √34। अब आपने देखो ये मालूम करा ए बी का डिस्टेंस √34 है, तो बेटा डी ए का डिस्टेंस भी √34 होगा, क्योंकि ए मिड पॉइंट है। तो 2 टाइम्स √34 आपके पास बेटा डी बी का मैग्नीट्यूड निकलकर आ जाएगा यहां पर। और 2 टाइम्स √34 कितना होता है, अगर डेसिमल में निकालना चाहते हैं तो 2 √34 बेटा इट्स 11.66। अगर आप डेसिमल में निकालता है कोई बच्चा, दैट्स टोटली फाइन, उससे भी कोई मसला नहीं है मुझे। तो 2 √34 या 11.7, ये बेटा आपके पास आंसर निकल कर आ गया। तो जहां वो ऊपर वाले सवाल में थोड़ा सा आपसे टाइम ले रहा है, और यहां पर बेटा टाइम आपको छोड़ भी रहा है कि 3 मार्क आपको जो कितनी इजीली निकल गए। ऊपर आपने एबी का डिस्टेंस निकाला हुआ था, उसी की मदद से देखो ये सारा काम हो गया। 3 मार्क्स के लिए देखो इतना छोटा सा काम है ये। वर्किंग देखो मैंने कितनी आराम से शो करी, लाइन बना के शो कर दिया कि इसका डिस्टेंस √34 है, इसका भी √34 होगा, दोनों को ऐड कर लिया, वी गॉट अ डिस्टेंस। कोई डिस्टेंस फॉर्मुला, कोई पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, कुछ निकालने की नहीं पड़ी कि आप मिड पॉइंट की मदद से पहले ये पॉइंट निकालो, डी कोऑर्डिनेट, डी कोऑर्डिनेट निकालने के बाद डी और बी का डिस्टेंस निकालो, कोई जरूरत नहीं है इसकी, सही ना। बट ये है कि मैंने वर्किंग देखो मैंने की प्रॉपर्ली शो कर दी यहां पर। नेक्स्ट वी हैव द इक्वेशन ऑफ द लाइन P इज y इक्वल टू 4x - 3। कह रहा है एक लाइन है P, उस लाइन को कह रहा है P लाइन है मेरा, ठीक है। कह रहा है इसकी इक्वेशन है y इक्वल टू 4x - 3। द लाइन L इज परपेंडिकुलर टू लाइन P। कह रहा है लाइन L जो है ना, वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है मेरा, ठीक है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बना दिया। अगर लाइन L पास टू द पॉइंट 6,4, ये लाइन L पास कर रही है 6,4 से। जो जो उसने बात बोली मैंने यहां पर एक रफ स्केच बना लिया। उसने ये नहीं बोला कि वो इस पॉइंट से 6,4 पे पास कर रही है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 6,4 है। कह रहा लाइन L पास कर रही है इस परपेंडिकुलर टू लाइन P, इसके परपेंडिकुलर है, लाइन P के परपेंडिकुलर है, और ये लाइन L है। और लाइन L पास कर रही है 6,4 से, मैंने वो भी पॉइंट बना दिया।
कैन आई फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर लाइन एल क्रॉसेस एक्स एक्सिस। कह रहा है लाइन एल क्रॉस कर रही होगी एक्स एक्सिस को, ये एल वाली लाइन कहीं जाके एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रही होगी। तो भाई वो एक्स एक्सिस से कोऑर्डिनेट निकालना है मुझे। मैं देखो सबसे पहली बात ये कि आप लाइन एल की इक्वेशन निकालो। इसमें सबसे पहला काम क्या करो, लाइन एल की इक्वेशन निकालो। लाइन एल की इक्वेशन के लिए उसका एक पॉइंट चाहिए। उबारो को सर, लाइन का एक पॉइंट पता है हमें। लाइन एल का ग्रेडियंट चाहिए सर। आपके पास लाइन पी का ग्रेडियंट है, उसको मैं एम ऑफ पी कह रहा हूं। देखो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, तो y इज इक्वल टू 4x माइनस 3 है ना यहां पर। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। तो ग्रेडियंट ऑन कंपैरिजन व्हाट वैल्यूज वी आर गोइंग टू गेट 4 हियर। तो ग्रेडियंट ऑफ पी लाइन इज 4। पी लाइन का ग्रेडियंट 4 है। व्हाट इज द ग्रेडियंट ऑफ एल लाइन? क्योंकि लाइंस परपेंडिकुलर है तो बेटा इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दो। 4 का रेसिप्रोकल 1/4 हो जाएगा, और ये बेटा क्योंकि पॉजिटिव में है तो ये नेगेटिव में हो जाएगा। तो बेटा ये एल लाइन का ग्रेडियंट -1/4 हो गया। अब इसकी क्वेश्चन निकाल रहा हूं मैं। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम की जगह बेटा -1/4। अब c निकालना है, तो c के लिए बेटा उसका एक पॉइंट यूज करेंगे 6,4। मैं y की जगह 4 और x की जगह बेटा मैं 6 पुट कर रहा हूं। मेक श्योर कि बेटा ये है 4 इज इक्वल टू -6/4। 2 टू द 4 2 3 6 इज गोइंग टू बी -c/2 प्लस c। देखो 4 प्लस 3/2, ये क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा यहां पर, 2 4 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। ये सिंगल फ्रैक्शन नहीं है, ये पूरा एक फ्रैक्शन नहीं है। ये -c/2 प्लस c हो रहा है, तो ये 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा, ऐड होगा इधर आकर। देखो 8 प्लस 3/2, तो c की वैल्यू बेटा 11/2 हो जाएगी। एलसीएम लिया है मैंने यहां पर, इसके नीचे कुछ नहीं था, 1 था। 1 और 2 का एलसीएम 2 हो गया। 1 2 जा 2, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 1 3 जा 3। Once you got the c value, y is equals to, इस इक्वेशन में c की जगह बेटा मैं 11/2 पुट कर रहा हूं, -1/x प्लस 11/2। अब सर आपने लाइन की इक्वेशन तो निकाल ली, इस परपेंडिकुलर लाइन एल की इक्वेशन तो सर आपने निकाल ली। अब सर ये लाइन क्रॉस कर रही है एक्स एक्सिस को, आपको वो पॉइंट निकालना है। जब भी लाइन एक्स एक्सिस को क्रॉस करती है उसका y की वैल्यू 0 होती है। तो y की जगह देखो मैंने 0 पुट करा, एंड आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x हियर। ये -1/4 लेफ्ट हैंड साइड पे आया, +1/4 हो गया। 4 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर जाकर, सिंगल फ्रैक्शन है अब तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है। 2 1 जा 2 टू द 4, x की वैल्यू 22 आ गई। The x coordinate is going to be 22 over here. So 22,0 is going to be your point here. Now in question number 8, ये क्वाड्रेटिक्स की वर्ड प्रॉब्लम्स कहलाती हैं। क्वाड्रेटिक्स की वर्ड प्रॉब्लम्स कहलाती हैं। The diagram show the small rectangle inside a large rectangle. Small rectangle inside a large rectangle. The height of the large rectangle is x centimeter. दिया हुआ है। The length of the large rectangle is 4 times its height. तो देखो यहां पर लेंथ जो है ना लार्ज रेक्टेंगल की, इसके हाइट के 4 टाइम्स है, 4x हो जाएगा ये। द width ऑफ द शेडेड बॉर्डर इज 3 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, यहां से छोड़ दिया। ठीक है। अच्छा, दे आर सेइंग द एरिया ऑफ द स्मॉल रेक्टेंगल इज 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। दे आर सेइंग फॉर्म एन इक्वेशन इन x शो दैट इट सिंप्लीफाइज टू दिस इक्वेशन। कह रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी चाहिए आपके पास। तो देखो मैं ये इक्वेशन कैसे निकालूंगा।
मैंने बोला यार ये काम करते हैं, इन्होंने एरिया का हिंट दिया हुआ है स्मॉल रेक्टेंगल का, तो जो लार्ज रेक्टेंगल है उसका एरिया क्या आ जाएगा, उसकी लेंथ होगी 4x और हाइट है बिट ऑफ x, तो लार्ज रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा 4x² है। अब यहां पर अगर आप लार्ज रेक्टेंगल में से स्मॉल रेक्टेंगल के एरिया माइनस करते हैं तो शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। मैं यहां पर एक काम करता हूं, एक और तरीके से शेडेड रीजन का एरिया निकालता हूं। मैं शेडेड रीजन का एरिया निकालता हूं एक और तरीके से। सर वो कैसे निकालेंगे आप, गौर से देखिएगा आप लोग। देखो बेटा मैं इस शेप को ब्रेक करता हूं, जैसे यहां पर ब्रेक करा ये, बल्कि यूं करके पूरा बना लेते हैं। आप यहां पर देखो, आपके पास ये शेप जो है ना, इसके अंदर 4 रेक्टेंगल्स आ गए, ठीक है। देखो मैं आपसे सिर्फ ये बोल रहा हूं कि मुझे ये बताओ कि जो मैंने रेड ये एक रेक्टेंगल बनाया है, इसकी ये लेंथ, ये हाइट कितनी है, 4 है। मैं आपसे बोल रहा हूं इसकी ये लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ कितनी है इसकी, सिर्फ ये लेंथ बता दो मुझे। देखो आपके पास ये पूरा 4x है, ये पूरा क्या है, 4x है। मैं आपसे बोल रहा हूं बेटा ये लेंथ कितनी है, तो आप बोलोगे सर ये देखो ये इसने बताई हुई है यहां पर, दिस इज 3 ओवर है। मैं आपसे बोलता हूं बेटा ये लेंथ कितनी है, तो आप बोलोगे सर दिस इज 3 ओवर है। ठीक है ना, यू ऑल गाइस कैन एग्री विद दिस कि यहां पर इसने खुद ने मेंशन करा हुआ है। ये पूरी लेंथ 4x है, इसमें से बेटा ये लेंथ 3 है और ये लेंथ 3 है। अब मैं आपसे बोल रहा हूं ये जो मिड का, दिस मिड ब्लू लेंथ ओवर हियर, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं बेटा ये लेंथ कितनी है। तो अभी हमने बात करी ये पूरी लेंथ 4x है, इसमें से 2 दफा 3 माइनस कर दो, तो ये ब्लू वाले की लेंथ आ जाएगी विच इज 4x - 6। ठीक है। अब देखो आपके लिए सारा काम आसान हो जाएगा, कैसे। देखो मैं अगर इस रेक्टेंगल का एरिया निकालता हूं ना, इस वाले रेक्टेंगल का एरिया, तो ये आएगा बेटा 3 × x विच इज 3x। इस वाले रेक्टेंगल का एरिया कितना आ जाएगा, 3 × x विच 3x। मैं अब इस रेक्टेंगल का एरिया निकालता हूं, तो इसकी लेंथ है 4x - 6 और इसकी हाइट कितनी है, 3 है। तो लेंथ है 4x - 6 और हाइट है 3, तो इसका एरिया आ जाएगा 3 × 4 = 12x, 3 × 6 = 18। देखो बेटा इसका भी एरिया यही आएगा, वो 12x - 18। तो टोटल शेडेड रीजन का एरिया कितना होगा, 3x + 3x, लेफ्ट और राइट के रेक्टेंगल्स, ऊपर का रेक्टेंगल 12x - 18। तो बेटा इन सबको ऐड करेंगे, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन आ जाएगा 3x + 3x 6x, 6 + 12 18, 18 + 12 तो जाएगा 30x - 36x। पहली बात। तब देखो मैं क्या निकाल रहा हूं, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब मैं इक्वेशन बना रहा हूं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन किसके बराबर है, लार्ज रेक्टेंगल माइनस स्मॉल रेक्टेंगल एरिया, लार्ज रेक्टेंगल के एरिया माइनस स्मॉल रेक्टेंगल के एरिया। तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन है 30 - 36x, लार्ज रेक्टेंगल के एरिया है 4x², स्मॉल रेक्टेंगल के एरिया 80। अब बेटा मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा और मेरे पास
जो इक्वेशन वो चाह रहा है निकल कर आ जाएगी, दैट इज, देखो 4x² राइट हैंड साइड पर है, -80 -30 हो गया, 4x² plus 36x, 80 minus 30, -80 minus 30 is going to be 110. Is there anything common? Yes, sir. 2 is common. 2x² plus 18x minus, अच्छा ये गलती मैंने यहां पर कर दी बेटा, ये x जो है ना यहां पर नहीं, यहां पर लगना था, ये x 30x -36 था ये, तो यहां पर जरा से ये वैल्यू सही नहीं आ रही थी, मैं इसको करेक्ट कर रहा हूं। तो ये x यहां से यहां पर आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं मजीद फर्दर। 4x² रिमेन सेम, -30x -18 प्लस 36, आप बेटा यहां पर 4x² ले आओ, आपने यहां पर 2 कॉमन निकाला, x² -15x, यू विल गेट 22 है, 2 लेफ्ट हैंड साइड पे अगर डिवाइड हो गया तो 0 डिवाइड बाय 2, द रिमेनिंग थिंग इज x² -15x -22। तो आपके पास देखो इक्वेशन निकल कर आ रही है, x² -15x -22 इज इक्वल टू 0। सही ना, इस गेट दी इक्वेशन जो यहां पर लिखी हुई थी, हमारे पास इक्वेशन निकल कर आ गई विद द हेल्प ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब देखो यहां पर कह रहे हैं सॉल्व दिस इक्वेशन, गिव यू आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस। तो व्हेनेवर यू हैव टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें आपको किसी डेसिमल प्लेस पे आंसर देना है, तो मेक श्योर बेटा आप क्वाड्रेटिक फॉर्मुला यूज करें, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। The value of a is the coefficient of x square, which is true. The value of b, the coefficient of x, which is -15. The value of c is going to be -22. We're going to put up all these values. b की value बेटा -15 plus minus b का square 4, a की value बेटा 2, c की value -22 अपॉन 2 है, +15 plus -15 का square, you have to show this working, ये 225, 4 multiplied by 2 is 8, multiplied by 22, that is going to be 176 plus 176 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो रहा है वो, और ये 4 हो जाएगा। तो 15 प्लस √225 प्लस 176 0.4 हो जाएगा, ये जगह 401। तो x की दो वैल्यूज आ रही है बेटा, एक प्लस में एक माइनस में, एक 15 प्लस 401 डिवाइड बाय 4, एक 15 माइनस 401 डिवाइड बाय 4। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, 15 प्लस √401 डिवाइड बाय 4, इट इज गोइंग टू बी 8.756, और माइनस में वैल्यू आ रही है बेटा, इट इज -1.256। फाइनल आंसर बेटा 3 सिंगल फिगर में 2 डेसिमल प्लेस पे दूंगा, 8.76 और -1.26 ओवर हियर। ये देखो 2 डेसिमल प्लेस से मैंने आंसर निकालकर यहां पर दे दिया है। देन मूविंग ऑन टू पार्ट ई, सी ओवर हियर, कैलकुलेट शेडेड एरिया। तो देखो शेडेड एरिया हमने जो पूरा निकाला था वो हमारे पास बराबर था 30x -36 के, हमने ये निकाला था ना। तो x की बेटा वी हैव गॉट 2 वैल्यूज, हम कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, देखो x एक लेंथ का नाम है, यहां पर x एक लेंथ को कह रहे हैं, हाइट को कह रहे हैं, देखो तो हाइट तो नेगेटिव नहीं हो सकती ना, इस वजह से बेटा मैंने x की वैल्यू यहां पर कौन सी रखी, आई एम गोना पुट दिस वैल्यू x इक्वल टू 8.76।
226.8, तो बेटा यहाँ पर आ जाएगा 226, और 3 सेकंड में लिखना चाहो दैट्स मोर गुड, तो ये 3 सेकंड फिगर में हो जाएगा 227 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहली सेकंड फिगर बेटा 2 थी, दूसरी 2 थी, तीसरी सेकंड फिगर 6 थी, इसके आगे नंबर 5 से बड़ा लिखा हुआ है, इसलिए देखो 6 में मैंने 1 ऐड करा दिया, ये बन गया 227 सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया यहाँ पर। ऑलराइट, सो यहां पर बेटा in question number 9 it says ABCD is a rectangle field, C is due south of A, तो कह रहा है C due south of A, इसका मतलब है ये पूरी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है, C जो ना A के बिल्कुल नीचे है, बिल्कुल नीचे यहाँ पर साउथ, ये साउथ नीचे होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ए के साउथ पे सी है, यानी बिल्कुल ये वर्टिकल लाइन है, बिल्कुल वर्टिकल लाइन है, ये बात उसने बता दी यहाँ पर। ए बी इज 450, ये 210 दे दिया। मैथा वॉक्स एन एवरेज स्पीड ऑफ 5.2 किलोमीटर पर आवर, मैथा की स्पीड बता दी। कैलकुलेट टाइम मैथा टेक्स टू वॉक वंस अराउंड द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड, गिव योर आंसर करेक्ट टू नियरेस्ट मिनट। भाई मैथा जो है इस पूरी रेक्टेंगुलर फील्ड में पूरा ही घूमी है, तो इसका टाइम कितना लगा, तो देखो बेटा याद रखें एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। So we need to find out the time. तो स्पीड इसने दे दी 5.2 किलोमीटर पर आवर, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 450 प्लस 210 प्लस 450 प्लस 210, तो मैं ऐड कर रहा हूं 450 प्लस 450 प्लस 210 प्लस 210, तो जाएगा 1320, और ये किसमें बेटा, दिस इज इन मीटर्स। अब यहां पर आपको फर्क पता चल रहा होगा कि आपकी स्पीड किलोमीटर में है, आप देख रहे हो यहां पर ये स्पीड किलोमीटर में है और ये मीटर में, तो बेटा आपका यूनिट तो सेम नहीं है। जब आपका यूनिट सेम नहीं है इसका मतलब आपका टाइम सही से नहीं आएगा। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, अगर बेटा मैं इस 5.2 किलोमीटर पर आवर, जो मीटर है ना, यहां पर मीटर लिखा हुआ है, इस मीटर को डिवाइड बाय 1000 कर दें तो किलोमीटर में हो जाएगा 1.320, ये टाइम आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा किलोमीटर में। अब देखो टाइम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1.320 किलोमीटर डिवाइड बाय 5.2 किलोमीटर पर आवर, तो देखो जब मैं इस 1.320 को डिवाइड कराऊंगा 1.320 डिवाइड बाय 5.2, तो बेटा आपके पास ये आ रहा है 33.130 आवर्स। ये आपके पास क्या आंसर आ रहा है बेटा, टाइम इज 33/130, बट इसका यूनिट क्या बच जाएगा, आवर्स में आ जाएगा, क्योंकि देखो टाइम इसमें क्या था, आवर्स था ना, तो ये आवर्स में आपका टाइम आ रहा है। अब बेटा वो तो आपसे बोल रहा है गिव योर आंसर इन मिनट्स, देखो देखो यूनिट हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहां पर मिनट दिया हुआ है, तो बेटा इन आवर्स को मल्टीप्लाई बाय 60 कर दोगे, यू विल गेट 198.13, और इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो 15.23 मिनट्स आ रहे हैं ये, बट दिस विल बी इन मिनट्स, तो करेक्ट टू द नियरेस्ट मिनट आंसर देना है। अब 15.23 में ये 0.23, ये आगे सेकंड्स में जा रही है कहानी, तो हमने इसको राउंड ऑफ मिनट्स में करा, तो बेटा ये हो गया 15 मिनट्स, इधर हो गया टोटल 15 मिनट्स, तो यहां पर हमारे पास राउंड ऑफ करके हो रहे हैं यहां पर। Then it says show that the bearing of D from A is 245 degree. देखो फ्रॉम ए का मतलब है ए से नॉर्थ, ए पे नॉर्थ बनेगा which is already over there, और डी तक एंगल
दिस डी तक एंगल इज 245 डिग्री। मैं अब बना भी देता हूं। बेरिंग का मतलब है ए पर नॉट बनेगा, फ्रॉम के आगे जो लिखा होता है उस पर नॉट बनता है, उससे क्लॉकवाइज एंगल बनता है। देखो क्लॉकवाइज एंगल में यहां पर लेकर आया, इट इज 245। ठीक है, कह रहा है आपने ये शो करना है कि 245 बन रहा है, शो करना है आपने। करेक्ट टू थ्री इन फिगर, आपने पूरा एंगल शो करना है कि ये बन रहा है। पहले अच्छा देखो बेटा, आपके पास यहां पर अगर ये एंगल आपने निकालना है, पूरा बेरिंग आपने निकालना है, तो एक चीज आप नोट डाउन करें, और वो ये है कि बेटा यहां पर एंगल 90 डिग्री बन रहा होगा, पहली बात। फिर दूसरी बात आप ये नोट डाउन करें कि हमें ये वाली साइड पता है विच इज 210, हमें ये पता है रेक्टेंगल है इसलिए बेटा यहां पर 90 डिग्री बनाया मैंने, और ये पता है 450 है। तो अगर मैं आपसे कहता हूं बेटा एक काम ही करें कि फाइंड आउट दिस एंगल, ये एंगल मालूम करके दिखा दें, तो आप बोलेंगे सर दिस इज गोइंग टू बी योर एडजेसेंट एंड दिस इज गोइंग टू बी योर अपोजिट। तो टेन थीटा बराबर हो जाता है अपोजिट ओवर एडजेसेंट, टेन इनवर्स 450 अपॉन 210। सिक्सटी फोर पॉइंट नाइन एट बेटा ये एंगल आ गया। तो दिस एंगल इज 64.98। और बेटा ये एंगल, एक और बात जो मैं आपको नोट करवाना चाह रहा था बेटा, ये क्योंकि मैंने आपको बताया था स्ट्रेट लाइन है ये, बेटा ये पूरा एंगल 180 डिग्री बनेगा। तो होल एंगल इज गोइंग टू बी 180 डिग्री। तो बेटा आप यहां पर पहले तो ये वर्किंग शो करेंगे जो मैंने यहां पर करी हुई है, इसको मैं नीचे कॉपी कर लेता हूं। ये जो एंगल निकल कर आया दैट इज DAC। इसमें 180 डिग्री ऐड कर लें, तो बेरिंग निकल कर आ जाएगा बेटा आपके पास 64.98 प्लस 180। तो ये बन रहा है बेटा 244.98। उसने बोला हुआ था थ्री सिग्निफिकेंट फिगर में, पहली सिग्निफिकेंट फिगर बेटा 2 है, दूसरी 4 है, तीसरी 4 है। 4 के बाद क्या लिखा हुआ है नंबर 5 से बड़ा है, तो बेटा वी आर गोइंग टू ऐड 1 इन दिस 4, वी आर गोइंग टू गेट 245 बेरिंग हेयर। हमने ये बात शो कर दी यहां पर। ठीक है, नाउ नाउ in this triangle they are saying PQR is a triangle and S is the point on the PR. PS is 10.3, QR is 12.6, QPS 42 है, QRS 35 है। कैलकुलेट QS, कह रहा है QS निकाल के दिखा दो, दिस QS हुए है। अब QS की लेंथ निकालनी है हमें, दिस इज अ नॉन राइट एंगल ट्राइंगल। तो देखो सबसे पहले अगर आपको किसी चीज की लेंथ निकालनी है नॉन राइट एंगल ट्राइंगल में, तो बेटा आपके पास साइन रूल कोसाइन रूल यूज होता है। सबसे पहले तो आप ये दिमाग में रख लें। अब साइन रूल इस्तेमाल करें या कोसाइन रूल इस्तेमाल करें, दैट्स टोटली ऑन यू, आप किस तरह इसको सवाल को समझते हैं, उस हिसाब से आपने वैल्यू निकालनी है। मैंने एक काम क्या करा, मैंने बोला एक काम करते हैं, सबसे पहले बड़ा वाला ट्राइंगल फोकस करते हैं। इसके दो एंगल्स पता है, वी नो द टू एंगल्स, और एक साइड पता है। इस एंगल का अपोजिट साइड पता है मुझे, इस एंगल की अपोजिट साइड मुझे नहीं पता। लेट्स फाइंड PQ। तो PQ डिवाइड बाय साइन 35 एंड QR विच इज 12.6 डिवाइड बाय साइन 42। यही है ना साइन रूल हमारे पास, साइड डिवाइड बाय साइन ऑफ द अपोजिट साइड, साइड डिवाइड बाय साइन ऑफ द अपोजिट एंगल, साइड डिवाइड बाय साइन ऑफ द अपोजिट एंगल, यही हमारे पास साइन रूल। तो PQ is going to be 12.6 multiplied by sin 35
अपॉन साइन 42. You're gonna write this 12.6 into sine 35 divided by sine 42. The answer is 10.80. मैं 2 डेसिमल प्लेस यानी 4 सेंट फिगर में लिख रहा हूं अभी यहाँ पर, तो फिलहाल तो ये 4 सेंट फिगर मैंने लिख दिया आंसर. ये हो गया बेटा सेंटीमीटर में, बिकॉज एवरी लेंथ इज इन सेंटीमीटर. ये पीक्यू की लेंथ आ गई. वंस यू गॉट पीक्यू, सही है सर, पीक्यू आ गया. अब ये आ गया 10.80. अच्छा, अब सिंस वी गॉट दिस लेंथ, अब सर इससे तो हमें हमें तो क्यू एस चाहिए. वी नीड द क्यू एस ओवर हियर. हमें तो क्यू एस नहीं पता चलेगा यहां से. बेटा क्यों नहीं पता चलेगा? ये देखो, आप इस ट्राइंगल को फोकस करो. व्हेन टू साइड्स an included angle of a triangle is given, you can find out the third side with the help of cosine rule. यानी आई एम राइटिंग क्यू एस का स्क्वायर बराबर होगा 10.80 का स्क्वायर प्लस 10.3 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 10.80 10.3 cos of the angle between them. Angle is 42 degree. So you'll get the cos square value, QS square value, which is, मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं, 10.80 whole square. Just put it in the calculator. Plus 10.3 whole square minus 2 times 10.80 into 10.3 into cos 42. It is 57.395. स्क्वायर रूट एट दी एंड. कैलकुलेटर में आप वैल्यूज को मत छेड़ेगा. स्क्वायर रूट लगा के आंसर का बटन दबाएगा. you'll get the value of QS which is 7.575. तो बेटा 3 सेंट फिगर में हो जाएगा 7.58 सेंटीमीटर. 3 सेंट फिगर में मैंने आंसर दे दिया 7.58 सेंटीमीटर. ये जरूर आपने दिमाग में रख लेना. मूविंग ऑन, देख लें मेरा किसी को सॉल्यूशन देखना है. मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 10. देखो वॉल्यूम ऑफ द कोन इन्होंने ऑलरेडी यहां पर फॉर्मुला दे दिया. कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन का पाई आर एल फॉर्मुला दे दिया. दिस कर्व पार्ट ऑफ द कोन, इसका एरिया पाई आर एल दे दिया, पाई आर एल. सही है ना? नाउ दे आर सेइंग अ सॉलिड इज फॉर्म, अ सॉलिड इज फॉर्म फ्रॉम द लार्ज कोन विद अ स्मॉल कोन रिमूव फ्रॉम द सेंटर. ये पूरे लार्ज कोन में से ये स्मॉल कोन बेटा रिमूव कर देंगे ना, ये पूरा सॉलिड बनेगा, कोन की तरह एक शेप बन जाएगी. इसके अंदर जिसमें आप जिसमें आइसक्रीम खाते हैं, ये बिल्कुल वैसी शेप बन जाएगी. बस यहां पर ये कि ये पूरा फिल्ड अप है. द स्मॉल कोन इज मैथमेटिकली सिमिलर टू लार्ज कोन. सिमिलरिटी है, ये भी इसने बता दिया. सेकेंडली उसने बोला द वर्टेक्स ऑफ द लार्ज कोन इज वर्टिकली बिलो द वर्टेक्स ऑफ द स्मॉल कोन. देखो लार्ज कोन और स्मॉल कोन का वर्टेक्स बिल्कुल उसके नीचे ही है, लार्ज कोन का वर्टेक्स. ठीक है भाई, ये भी बता दिया. द हाइट ऑफ द लार्ज कोन इज 21. ये इसकी हाइट है, दिस हाइट ओवर हियर. एंड द डायमीटर ऑफ द टॉप ऑफ द कोन इज 28. ये पूरा डायमीटर 18 है, सॉरी. द हाइट ऑफ द स्मॉल कोन इज 14. स्मॉल कोन की हाइट लेबल नहीं हुई हुई, लेकिन आप यूं समझ लें कि इसकी हाइट यहां से लेकर यहां तक, दिस वन इज 14. मैं यहां पर रख लेता हूं उसे. सही ना, इसने बता दिया. शो दैट द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज 399 पाई सेंटीमीटर क्यूब. अब देखो इसने खुद ने पाई की फॉर्म में आंसर दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली हमें पाई की फॉर्म में देना है, डेसिमल की फॉर्म में आंसर नहीं देना, एग्जैक्ट फॉर्म में आंसर देना है. वॉल्यूम निकालना है, हम कैसे वॉल्यूम निकालेंगे? देखो वॉल्यूम निकालने का तरीका क्या होता है, पूरे कोन का वॉल्यूम में से छोटे वाले कोन का वॉल्यूम माइनस कर देंगे. ये वॉल्यूम का निकालने का तरीका है. सॉलिड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पहले फॉर्म कर लेते हैं कि करना क्या है. लार्ज कोन वॉल्यूम माइनस स्मॉल कोन वॉल्यूम. अब लार्ज कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. क्या मुझे इसकी हाइट पता है लार्ज कोन की? यस. क्या मुझे इसका रेडियस पता है? डायमीटर 18 है, डायमीटर 18 है.
तो बेटा इसका रेडियस कितना हो जाएगा 18 डिवाइड बाई 2। 18 डिवाइड बाई 2 इज गोइंग टू बी 9। ये 9 हो जाएगा। सो वी नो एवरीथिंग अबाउट लार्ज कोन। उसका रेडियस भी पता है, उसकी हाइट भी पता है, तो हम ये तो आराम से कर सकते हैं ना काम। यानी अगर मैं यहां पर लार्ज कोन का वॉल्यूम लिखूं 1/3 पाए आर स्क्वायर, 9 का स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट इज 21। स्मॉल कोन 1/3 पाए, व्हाट इज द रेडियस, व्हाट इज द हाइट। हाइट तो हमें पता है 14 है, बट वी डोंट नो अबाउट द रेडियस ऑफ द स्मॉल कोन। देखो बेटा स्मॉल कोन का रेडियस हमें नहीं पता, वी डोंट नो अबाउट दिस रेडियस ओवर हियर, हमें इसका रेडियस नहीं पता। कैसे निकालेंगे भाई रेडियस। देखो दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू थिंक कि हम ये रेडियस किस तरह निकालते हैं। जरा इधर गौर करिएगा बेटा। मैं यहां पर 9 को जरा मैं इधर रिमूव करा है, मैं आपको जरा एक चीज दिखाना चाह रहा हूं। आप देखो बेटा ये आपके पास स्मॉल कोन का रेडियस हमें नहीं पता, लार्ज कोन का रेडियस हमें पता है 9 है, लार्ज कोन की हाइट पता है, लार्ज कोन का स्मॉल कोन की हाइट पता है। देखो जब शेप सिमिलर होती है ना, सिमिलर, तो उनकी लेंथ का रेशियो बराबर होता है। यानी स्मॉल कोन का रेडियस डिवाइड बाय लार्ज कोन का रेडियस, स्मॉल कोन की हाइट डिवाइड बाय लार्ज कोन की हाइट, इनके लेंथ का रेशियो बराबर होता है। रेडियस का रेशियो हाइट का रेशियो बराबर होगा। तो बेटा अगर मैं 14 मल्टीप्लाई बाय 9/21 कर दूं, ये तो 3 3 9, 3 7 21, 7 1 7 to the 14। स्मॉल कोन का रेडियस आ गया बेटा 6 ओवर हियर। विद द हेल्प ऑफ सिमिलरिटी मैंने ये निकाल लिया। आई एम गोइंग टू पुट दिस ओवर हियर, मैं यहां पर पुट करूंगा। आई एम गोइंग टू टेक 1/3 पाई कॉमन। 9 square is 81, 81 multiplied by 21, 1701 minus 6 square 36, 36 into 14, it's 504। मैंने 1/3 पाई कॉमन लिया, ये वैल्यू आ गई 1701, ये वैल्यू आ गई 504, इट इज 504। माइनस कराएंगे 1701, 1197, डिवाइड बाय 3 कर दें, 3 1 जा, ये 399 जा होता है। तो एट द एंड 399 पाई इज गोइंग टू बी वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। सेंटीमीटर क्यूब भी आपने लिखना है। We have proved this the volume of the cone over here, volume of the solid here. 3-mark question, easily solved. Now in part 2 it says calculate total surface area of the solid. अब देखो टोटल सरफेस एरिया जब वो कैलकुलेट करना है ना, तो सरफेस एरिया का कोन में सरफेस एरिया का फॉर्मूला उसने दिया हुआ है पाई आर एल। एक कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है, दिस कर्व सरफेस एरिया। तो इस पूरे कोन की अगर हम बात करें, तो इस कोन का टोटल सरफेस एरिया किन किन चीजों पर मुश्तमिल है, किन चीजें से बन रहा है साथ साथ, कौन कौन सी चीजें और कौन कौन सा डेटा है जो हमारे पास नहीं है। आप देखो टोटल सरफेस एरिया में हमारे पास ये कर्व सरफेस एरिया चाहिए हमें, ठीक है ना, हमें तो कर्व सरफेस एरिया चाहिए होगा। और कर्व सरफेस एरिया जो पूरा ये कर्व सरफेस एरिया है, इसका फॉर्मूला है पाई आर एल। इसकी लेंथ हमें चाहिए, दिस इज लेंथ। ये हाइट हमें पता है, दैट इज 21। ये रेडियस हमें पता है विच इज 9। तो देखो लेंथ में निकालूंगा एल स्क्वायर, पाइथागोरस यूज करते हैं 9 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर। आई यूज द पाइथागोरस थ्योरम। 81 प्लस, तो 522 हो जाएगा। You take the square root of this, you'll get length is equal to
3√58, मैं डेसिमल में नहीं निकाल रहा अभी, इसको ऐसे ही रहने दे रहा हूं ताकि, तो कर्व टोटल सरफेस एरिया में सबसे पहली चीज आ रही है कर्व सरफेस एरिया किसका, लार्ज कोन का, क्योंकि वही हमारे पास सॉलिड बना रहा है, उसी का बेटा सरफेस एरिया, सॉलिड का सरफेस एरिया है। तो हमारे पास ये आ रहा है पाई आर 9 × एल कितना हो गया, 3√58। अब इसमें मजीद क्या ऐड करना है वो मैं आपको बताता हूं। अब देखो बेटा, और सरफेस एरिया में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, और कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, तो देख रहे हो आपके पास, मैं यहां पर डायग्राम को जरा अब यहां पर मिटा रहा हूं। देयर इज वन मोर कंपोनेंट ओवर है, देख रहे हो यहां पर ये राउंड सरफेस हो रही है, इसका सरफेस एरिया, इस पोर्शन का सरफेस एरिया मैं कैसे निकालूंगा, मैं इस पोर्शन का सरफेस एरिया कैसे निकालूंगा। अब जरा इसको देखिएगा, मैं इधर इसकी वर्किंग को थोड़ा स्मॉल कर रहा हूं ताकि मैं आपको दिखा सकूं चीजें। अब देखो मैं यहां पर थोड़ा सा ग्लिच आ गया था। अच्छा अब देखना बेटा, यहां पर मैं सिर्फ इस पोर्शन का सरफेस एरिया निकाल रहा हूं, ये जो शेड हुआ हुआ है ना, इसका एरिया किस तरह निकालूंगा बेटा, ये पूरे सर्कल का एरिया है, दिस होल सर्कुलर पार्ट, इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई रेडियस कितना हो जाएगा इसका, 9, इसका डायमीटर है 18, रेडियस हो जाएगा 9, तो जाएगा 81 पाई। इसमें से बेटा ये जो अंदर सर्कुलर छोटा पोर्शन पड़ रहा है, इसका एरिया माइनस करा दूंगा मैं, एरिया ऑफ दिस इट इज अगेन पाई आर स्क्वायर। तो इसका बेटा हमने रेडियस मालूम करा था, इसका रेडियस आ रहा था 6 फ्रॉम द प्रीवियस पार्ट, जो स्मॉलर सर्कुलर कोन था उसका रेडियस कितना आ रहा था, 6 आ रहा था। तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, यहां पर ये 81 पाई था, दिस इज 36 पाई। तो देखो टोटल शेड रीजन का एरिया, तो देखो 81 पाई माइनस 36 पाई, 45 पाई आ गया। तो यहां पर देखो जो टॉप सर्कुलर शेडेड रीजन है उसका एरिया आ गया 45 पाई। तो आप देखो यहां पर 45 पाई के साथ बेटा मैंने पिछला वाला जो एरिया, देखो उसके साथ मैंने एडिशन करके लिख लिया 3√58, जो भी लिखा होता है यहां पर, ये मैंने टोटल सरफेस एरिया के दो कंपोनेंट्स निकाल लिए। ठीक है, ये दो कंपोनेंट्स आ गए हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड के। अब देखो बेटा तीसरा क्या होगा हमारे पास, वो तीसरा कंपोनेंट भी मैं आपके सामने यहां पर निकाल देता हूं। हमने, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमने बार का सरफेस एरिया निकाला, हमने ये सर्कुलर पोर्शन का एरिया निकाला। अब बेटा मैं तीसरा कंपोनेंट निकालने जा रहा हूं जो टोटल सरफेस एरिया में काम आएगा हमारे पास। वो तीसरा कंपोनेंट कौन सा है बेटा, आपके कोन के जो अंदर वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया, दिस ओवर है, जो कोन के अंदर का एरिया है, ये निकालना चाह रहा हूं। तो बेटा कोन का कर्व सरफेस एरिया ये कितना होगा, ये अंदर इनसाइड की बात कर रहा हूं, ये इनसाइड की बात कर रहा हूं मैं।
ये कितना होगा पाई आर एल। इसका रेडियस कितना था, ऊपर हमने निकाला था 6 था। इसकी ये लेंथ कितनी है भाई, ये तो हाइट इसकी हमने निकाली हुई थी, इन्होंने बताई हुई थी, बल्कि हमने क्या निकाली हुई थी, इन्होंने बताई हुई थी। दिस हाइट वॉज 14, दिस रेडियस वॉज 6। तो देखो ये हाइट 14 था, रेडियस 6 था। ये स्लैंडेड लेंथ कितनी हो जाएगी, ये वाली स्लैंडेड लेंथ, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 14 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। बाद में अंडर रूट भी ले लेंगे, 14 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अंडर रूट। तो बेटा एल की वैल्यू आ रही है 2√58। So I'm going to place this L value over here. कहां पर प्लेस करूंगा बेटा, ये यहां पर प्लेस कर दूंगा। तो 2 6 12 pi√58 is going to be the inside area। अब देखो मैंने तीनों कंपोनेंट्स निकाल लिए, इन तीनों कंपोनेंट्स को यहां पर बेटा ये इनसाइड यहां पर लिख देता हूं। इनसाइड स्मॉलर कोन कर्व सरफेस एरिया, वो बेटा मैं यहां पर ऐड कर रहा हूं, दैट इज 12 pi√58। सबको ऐड कर लूंगा मैं यहां पर, इसको लिख दूं 9 3 27 pi√58। ये 45 पाई हो गया और ये 12 pi√58। I'm going to put it everything in the calculator to find out the total surface area। 27 pi√58 plus 45 pi plus 12 pi√58। So my answer is going to be 1074.47 centimeter square। Up to 3 sin figure it is going to be 1070। थर्ड sin ये भी लिख सकते हैं आंसर। थर्ड sin फिगर का आंसर देखो हमारे पास क्या है, थर्ड sin फिगर 7 है, इसके बाद नंबर 5 से छोटा लिखा हुआ है, तो बेटा 7 में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, इसके आगे जितने भी नंबर है सबको जीरो कर देंगे। डेसिमल के बाद वाले जीरो हम लिखते नहीं है, डेसिमल से पहले वाला 4 लिखा हुआ था, सीधा जीरो लिख दिया। तो 170 इज गोइंग टू बी 1070 इज गोइंग टू बी टोटल सरफेस एरिया। मैं रिपीट कर देता हूं, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकाला, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द लार्ज कोन, इसकी लेंथ आ रही थी 3√58, रेडियस 9 था। टॉप सर्कुलर सरफेस का बेटा ये जो शेडेड रीजन था इसका सरफेस एरिया निकाला, बड़े वाले सर्कल का एरिया माइनस छोटे वाले सर्कल का एरिया, 45 पाई हमारे पास शेड रीजन का एरिया आ गया टॉप में जो बना हुआ था। उसके बाद बेटा स्मॉलर सरकोन का अंदर का सरफेस एरिया, अंदर सर्कुलर कर सरफेस एरिया कोन का, वो निकाला 12 pi√58। सबको ऐड कर लिया, 1074.47, 3 सेंटीमीटर में 1070 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। पार्ट बी, द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 13 सेंटीमीटर, करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर। सिलेंडर की हाइट करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर दिया हुआ है, इट मींस 1 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज 4.5 सेंटीमीटर, करेक्ट टू द नियरेस्ट 0.1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कैलकुलेट द अपर बाउंड ऑफ द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सिलेंडर। देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर का। देखो ये सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, अगर आपको वॉल्यूम का अपर बाउंड चाहिए ना, तो बेटा आप रेडियस का भी अपर बाउंड लेंगे और हाइट का भी अपर बाउंड लेंगे, दोनों का अपर बाउंड लेंगे, क्योंकि ये वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं। जितनी बड़ी वैल्यू रेडियस और हाइट की होगी उतना ही वॉल्यूम बड़ा आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यूज। तो रेडियस बेटा हमारे पास क्या है, व्हाट इज द रेडियस, सर रेडियस ओवर हियर इज 4.5 सेंटीमीटर, करेक्ट टू नियरेस्ट 0.1 सेंटीमीटर। तो बेटा 0.1 को आप डिवाइड बाय 2 करवाएंगे, तो 0.1 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाता है, 0.05। आप इसमें 0.05 ऐड करवाएंगे, यू विल गेट द अपर बाउंड ऑफ रेडियस व्हिच इज गोइंग टू बी 4.55। हाइट बेटा हमारे पास कितनी है, 13 सेंटीमीटर, करेक्ट टू नियरेस्ट सेंटीमीटर। नियरेस्ट सेंटीमीटर मतलब है 1 सेंटीमीटर, 1 को डिवाइड बाय 2 करो, 1 को डिवाइड बाय 2 करो, 0.5 आ रहा है। आपने 0.5 इसमें ऐड कराया, यू विल गेट द हाइट का अपर बाउंड आ जाएगा आपके पास 13.5 सेंटीमीटर। यू गोना पुट एवरीथिंग ओवर हियर, रेडियस का अपर बाउंड व्हिच इज 4.55 स्क्वायर, हाइट का अपर बाउंड 13.5 यहां पर आपने लिख दिया। यू गोना राइट एवरीथिंग पाई इनटू
4.55 का होल स्क्वायर into 13.5, which is 878.024. Up to 3 centimeter, it is 878 centimeter cube is the volume over here. Now the last question, question 11 of this paper, it says, what is f of minus 3? What is f of minus 3? तो देखो यहाँ पे f of x दिया हुआ फंक्शन, इसमें आप x की जगह -3 पुट कर दें. 4 multiplied by -3, -12, -12 plus 1 is -11. The answer is -11. Easy question. तो एट दी एंड क्वेश्चन में इजी क्वेश्चन आ सकते हैं, ये नहीं कि आप क्वेश्चन आपको टफ लग रहा तो आप आगे ना देखें, आगे देख लिया करें. देखो ये gx का फंक्शन है 2x - 3, इसमें gx की जगह मैंने y लिखा. Now I'm going to replace this y with x and x with y. Now I'm going to make y as a subject here, which is x plus 3 upon 2. Now this y value will be called after swapping. देखो हमने स्वैप करने के बाद जो y को सब्जेक्ट बनाया है, this y value now is called g inverse. So g inverse is going to be x plus 3 upon 2. Then they say 2 upon f of x plus 1 upon g of x. आप ये दोनों फंक्शन लिखें, कह रहे हैं इसको सिंप्लीफाई करें. f of x is 4x plus 1 and g of x is 2x minus 3. तो 1 upon g of x, 2 upon f of x. कह रहे हैं इसको सिंप्लीफाई करो, सिंगल फ्रैक्शन में बनाओ. What is the LCM over here? The LCM over here is going to be 4x plus 1 into 2x minus 3. दोनों ब्रैकेट्स को, दोनों एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करा दो. This is going to be your LCM here. अब आप खुद बताओ बेटा, यहां पर you just answer this question to yourself कि 4x plus 1 को किससे मल्टीप्लाई कराऊं, ये LCM आएगा सर 2x minus 3 से. तो न्यूमरेटर को भी 2x minus 3 से मल्टीप्लाई करा दो, which means 2 multiplied by 2x minus 3. 2x minus 3 को किससे मल्टीप्लाई कराऊं, ये LCM आएगा. It is going to be 4x plus 1. तो न्यूमरेटर को भी बेटा 4x plus 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे. We'll get 1 into 4x plus 1. याद रखें बेटा, अगर यहां पर माइनस होता ना तो ब्रैकेट लगाना जरूरी था. प्लस में जरूरी नहीं होता, लेकिन माइनस में जरूरी होता है. मैंने फिर भी प्लस में भी लगा दिया ताकि प्रैक्टिस रहे आपकी. 2 to the 4x, 2 to the 6, 1 multiplied by 4x, 1, 1 ones are 1. Gonna have डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं है. 4x plus 4x is 8x, minus 6 plus 1 is minus 5. डिनोमिनेटर इज गोइंग टू बी रिमेन सेम. इनको मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं है, करवा दें तब भी मसला नहीं है, नहीं करवाएं तब भी गए फुल मार्क्स फॉर दिस. देखो सिंगल फ्रैक्शन हो गया, हमारा टारगेट अचीव हो गया ना, सिंगल फ्रैक्शन. ठीक है. सो दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर. दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन, लास्ट आंसर. एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क?